नमस्कार, मैं सुनील कुमार। आप लोग मुझसे पढ़े हुए हैं, आप मुझे अपना परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। आज मैं बातें करना चाहता हूं संस्थान की तरफ से और टेक्निकल सेक्शन की पढ़ाई की शुरुआत भी करना चाहता हूं। हम लोग की जो पिछली क्लास चली थी वो मार्च में चली थी, जब मैंने हाइड्रोलिक्स ख़त्म किया था और हाइड्रोलिक मशीन का पार्ट ये था कि होली की छुट्टी के बाद शुरुआत होगा। परंतु होली की छुट्टी के तुरंत बाद लॉकडाउन की शुरुआत हो गई और हम लोगों ने कक्षाओं को पुनः तब शुरुआत नहीं कर पाए। तो कोरोना जो संकट है, इससे बहुत सी बातें हम लोगों ने नई नई सीखी। कोरोना संकट सभी के लिए है, बहुत बड़ा संकट है। जब शुरुआत हुआ था, जब नया नया आया था, मार्च के मार्च के महीने में जब शुरुआत हुई थी, तो 21 दिन का लॉकडाउन घोषित किया गया था। लग रहा था 21 दिन के बाद स्थिति सुधर जाएगी, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। नहीं हुआ, दोबारा लॉकडाउन किया, दोबारा लॉकडाउन किया, चौथी बार भी करना पड़ा, लेकिन स्थिति सुधरती नहीं दिखी और अर्थव्यवस्था नीचे गिरने लगी। सरकार ने इसको लॉकडाउन को खोलने का निर्णय लिया और अर्थव्यवस्था को थोड़ा सा बूम करने की कोशिश। वो सरकार का तरीका, उसमें मैं इसमें कुछ नहीं कर रहा हूँ, ना मैं कुछ मैं उसका साथ दे रहा हूँ, वो अपना है। लेकिन इस प्रक्रिया में हम भी प्रभावित हुए और आप भी प्रभावित हुए। से आपकी पिछले 3-4 महीने से क्लासेस बंद हैं, हम भी लोग भी बैठे हुए हैं। लॉकडाउन के दौरान तो घर से निकलना भी मुनासिब नहीं था और पॉसिबल भी नहीं था, तो कुछ हम लोग सोच भी नहीं सकते थे ऑनलाइन क्लासेस के बारे में, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं, आप निकलने नहीं दिया जा रहा था। क्योंकि लॉकडाउन 4 जब ख़त्म हुआ और अनलॉक 1 शुरू हुआ, हम लोग को निकलने की मंजूरी दी गई कि आप लोग निकल सकते हैं। हम लोग निकलना शुरू किए और इस दौरान हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस की तैयारी शुरू की। इस परिसर में जहाँ मैं खड़ा हूँ, करियर कोचिंग में, इस परिसर में इस समय केवल हम ही लोग की, मतलब मैकेनिकल जेई क्लासेस की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं और किसी को की। हमने बहुत प्रयास किया, सारे उपकरण इकट्ठा किए, टीम को इकट्ठा किया और धीरे धीरे शुरुआत की। क्योंकि शुरुआत है तो कुछ कमियां होंगी, हम लोग भी नए हैं, आप भी नए हैं। आपके लिए नया है ये ऑनलाइन से पढ़ना, हमारे लिए नया है ऑफलाइन से पढ़ना, ठीक है। लेकिन आप देख रहे होंगे सब कुछ नया है, एकदम नई व्यवस्था स्थापित हो रही है, नई व्यवस्था, हर चीज़ बदल चुका है। हम लोग बाहर खाते नहीं हैं, बाहर निकलते नहीं हैं, बाहर कमरा लेना मुश्किल हो गया है, आना जाना मुश्किल हो गया है, सब कुछ मुश्किल है। लेकिन ये मुश्किल बहुत दिन तक नहीं रहेगा, धीरे धीरे लोग इसके आदी हो जाएंगे, अपनी सुरक्षा का ध्यान रखेंगे, सैनिटाइजर का प्रयोग करेंगे, मास्क का प्रयोग करेंगे और बाहर निकलेंगे। तो ये जो व्यवस्था है, ये न्यू नॉर्मल है। नॉर्मल तो है, हम लोग लॉकडाउन से बाहर आ गए। अब ये बस कहा जाए लॉकडाउन से बाहर आ गए मतलब चीज़ें नॉर्मल हो गई, लेकिन चीज़ें उस प्रकार से नॉर्मल नहीं हुई जिससे पहले हुआ करती थी। ये नॉर्मल नहीं है, ये न्यू नॉर्मल है। मैं बोल रहा हूँ ये न्यू नॉर्मल है, इसका मतलब क्या, ये व्यवस्था अब बनी रहेगी ऐसे ही, हमें ऐसे ही जीना पड़ेगा जब तक कि कोई वैक्सीन या कोई दवा वगैरह नहीं मिल जाती। तो क्या करें, बैठे रहें घर में, पढ़ाई लिखाई बंद कर दी जाए? नहीं, ऐसा नहीं करना है। हमें इस न्यू नॉर्मल में नए तरीके से पढ़ना होगा, सीखना होगा, है। मैं इस बात को बार बार बोल रहा हूँ कि इस न्यू नॉर्मल में सब कुछ नया, पढ़ने का तरीका भी नया है, पढ़ाने का तरीका भी नया है। आप देख रहे हैं, हमने कभी ऑनलाइन में अपनी प्रेजेंस जाहिर नहीं, पहली बार हम लोग ऑनलाइन में दिख रहे हैं, है। तो इस क्षेत्र में हम भी बिल्कुल नए हैं और आप भी बिल्कुल नए, और जब दो लोग नए नए होते हैं तो गलतियां होती हैं। आपके लिए समस्या होगा ऑनलाइन क्लासेस में अपने आप को फोकस करना, मतलब आप उस क्लासेस देखना, मोबाइल फ़ोन में क्लासेस देखना, लंबी लंबी क्लासेस करना, दिक्कत होगी। आप हमें दिक्कत होगी। यहाँ पे पढ़ाने के साथ साथ एक एक्टर की भूमिका निभानी पड़ती है हमें। एक बड़ा अजीब लगता है, कोई बच्चा सामने नहीं हमारे, हमें पढ़ाना है, ये मान के कि बच्चा हमसे पढ़ रहा होगा, कहीं हमें देख रहा होगा, कहीं हमें सुन रहा होगा, हमें उस प्रकार से पढ़ाना होता।
सब कुछ नया है हमारे लिए, और आपके लिए भी नया है। तो अगर हम नए हैं, आप भी नए हैं, तो गलतियाँ होंगी, और अगर कोई गलतियाँ होती हैं, कुछ कमियाँ रह जाती हैं, तो आप समझदार हैं और आप क्या करेंगे, इन कमियों के लिए, इन गलतियों के लिए हमें माफ़ करेंगे, और हम भी क्या करेंगे, आगे और इम्प्रूव करने की। आपके सुझाव आमंत्रित रहेंगे, आप अपने सुझाव दे सकते हैं, और हमें भी क्या होगा, एक प्रोत्साहन मिलेगा आपके सुझावों से, हम अपने आप को इम्प्रूव करें, दिन ब दिन इम्प्रूव करें। पहला वीडियो हो सकता है बड़ा ही गंदा जाए, बड़ा ही खराब लगे, आपको लगे कि क्या बना दिया, लेकिन ये पहला है। आपको समझना होगा, हम लोग अध्यापक हैं, एक्टर नहीं हैं, शूटिंग करना हमारा व्यवसाय नहीं है, हमारा पैशन नहीं है, हमारा पैशन टीचिंग है। हम पढ़ा सकते हैं अच्छा, इसको बच्चों को, सामने बच्चा नहीं है, सामने कैमरा है, कैमरे को नहीं पढ़ाया जा सकता। आप समझ सकते हैं, थोड़ा सा खराब लगेगा आपको, पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। हम भी नए हैं, धीरे धीरे अभ्यस्त हो जाएं, आप भी समझते होंगे, स्वीकार करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक बात और, आपने देखा कि पिछले 4 महीने से कोई पढ़ाई नहीं हुई है आपकी, आपके मन में ये संशय भी आता होगा कि हम तो बहुत पिछड़ गए। मैं बताना चाहता हूँ, आप बिल्कुल पिछड़े नहीं हैं, आप परेशान ना हो। अगर आप अब भी पढ़ना शुरू करेंगे, आप बड़े आराम से सब कुछ बैलेंस कर लेंगे, और आप अपना जो लक्ष्य है उसे प्राप्त करेंगे, क्योंकि कंपटीशन रिलेटिव होता है। सारी व्यवस्था जब ठप है, सारी व्यवस्था ठप है, तो आपके लिए ठप है, मेरे लिए भी ठप है, सबके लिए बराबर है। अगर ऐसा होता है किसी को मौके मिल रहे होते पढ़ने के, लिखने के, कोई जगह पूरा लॉकडाउन न लगा होता, खुला होता, और केवल आपके क्षेत्र में लॉकडाउन लगा होता, तब ये होता है कि भाई हम तो पिछड़ रहे हैं। अभी तो जो स्थिति थी हर जगह बराबर थी, आपके लिए वही वही स्थिति है, मेरे लिए वही स्थिति है, तो कोई समस्या नहीं है। कुल मिला के मैं कहना ये चाहता हूँ कि आप अपनी पढ़ाई को अब आज से भी जारी रखें, आप पिछड़ेंगे नहीं, ठीक है, इसमें कोई दो मतलब घबराने वाली बात नहीं। और समझिए, अच्छा, अब जब हम पढ़ाएंगे तो आपने देखा होगा हम लोग ऑफलाइन क्लासेस देते हैं। जिन बच्चों ने हमसे ऑफलाइन क्लासेस की हुई हैं, तो ऑफलाइन क्लासेस का अलग ही महत्व होता है। ऑफलाइन क्लासेस में बच्चा सामने बैठा होता है, हम लोग उसकी चेहरे के हाव भाव देख के बात करते हैं, समझाते हैं, बताते हैं, 1 टू 1 इंटरेक्शन होता है। सामने बच्चा है, उसे कोई समस्या हुई, उसने तुरंत हाथ उठाया, सर मुझे ये बात समझ में नहीं आई, हम 2 बार 3 बार बता देते हैं, और एग्जाम्पल लेके बताते हैं, फिगर 2-3 बार बना देते हैं, एक फिगर से नहीं समझ में दोबारा बना देते हैं, कोई जन साधारण का कोई एग्जाम्पल लेके समझा देते हैं। लेकिन ऑफलाइन क्लासेस में सब पॉसिबल होता है, ऑनलाइन क्लासेस में पॉसिबल नहीं हो पा रहा अभी हमारे लिए, फिलहाल अभी तो नहीं हो पा रहा है। आगे हो सकता है हम और डेवलप करें तो ऑनलाइन क्लासेस में भी हम 1 टू 1 इंटरेक्शन कर पाएँ, और हम आपके सवालों का जवाब ऑनलाइन में दे पाएँ। अभी ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, आज की पा रहा हो सकता है कल हो जाए, परसों हो जाए, कि आगे मैं बात नहीं कर, तो पॉसिबल होगा। तो एक बात समझ में आ रही है कि ऑनलाइन का, ऑफलाइन का, ऑफलाइन पढ़ाई का जो इम्पैक्ट था, जो इफेक्टिवनेस थी, जो एफिशिएंसी थी, तो ऑनलाइन में तो नहीं मिलेगी। तो सीधा मतलब है, ऑनलाइन क्लासेस ऑफलाइन क्लासेस का विकल्प नहीं बन, मतलब कभी उसको रिप्लेस नहीं कर सकती। मजबूरी में हमें करना पड़े बात अलग है, लेकिन मन से हम ये नहीं कह सकते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस ऑफलाइन क्लास का विकल्प बन गए, नहीं हो सकता। और दूसरी बात एक और, जो बच्चा पहली बार मान लीजिए कोर्स पढ़ रहा है, इसलिए ऑनलाइन कोर्स में समस्याएं होती हैं, टीचर सामने नहीं, मुझे लगता है मैं अपने निजी सवालों को या अपने निजी समस्याओं को कैसे पूछूं, जो कोई डाउट हो गया सवाल में मैं कैसे पूछूं, तो घबराहट होती है। तो मैं मानता हूं, एक नए बच्चे के लिए, नए विद्यार्थी के लिए, जिसने पहली बार कोई कोर्स, इस कोर्स को ज्वाइन किया है, उसके लिए ये इतना सहज दिक्कत होगी। लेकिन धीरे धीरे अगर वो कुछ दिन क्लासेस करेगा, रूटीन में बैठेगा, रोज पढ़ेगा, रोज करेगा, तो उसके लिए भी नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन ये जो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, वो बच्चे जो एक बार पढ़े होते हैं, कहीं भी पढ़े होते हैं, उनके लिए ज़्यादा सहज, ये डिफरेंस आएगा। तो अगर कोई नया बच्चा है और उसे सहज नहीं है उसमें, घबराए ना, समय दे, समय हर चीज़ की दवा होती है, समय के साथ साथ आप भी उसमें सहज हो जाए। और जो बच्चा पुराना है, जो कभी कोर्स किया है, उसके लिए तो ये चीज़ें रिवीजन टाइप की होती है, रिवीजन हो रहा है हमारा, हमारे जो थोड़ा बहुत कहीं डाउट थे वो क्लियर हो रहा है, तो उसके लिए ज़्यादा सहज होता है। तो ये थोड़ा डिफरेंस आएगा। अच्छा, नया बच्चा है, अब जो नया बच्चा ही पढ़ेगा ऑनलाइन में, पुराना बच्चा ही पढ़ेगा, दोनों की अलग अलग आवश्यकताएं हैं। एक ने कभी नहीं पढ़ा है, एकदम ब्लैंक है, ने बहुत कुछ पढ़ रखा है, उसे थोड़ा थोड़ा चाहिए, तो क्या करें। मैं जब पढ़ाऊँगा तो मैं बहुत धीमे धीमे पढ़ाऊँगा, बहुत आराम आराम से पढ़ाऊँगा, हर बात को लिखूँगा,
आऊँगा, बोलूँगा, सवाल भी लगवाऊँगा धीरे धीरे। तो जो बच्चा पहली बार पढ़ रहा है वो क्या करेगा, वो उसी स्पीड में उसको देखे, समझे। और जो बच्चा नया है वो क्या करे, स्पीडोमीटर से स्पीड बढ़ा ले। वीडियोस में एक विकल्प होता है, आप स्पीड को बढ़ा सकते हैं। आप स्पीड को 1.10, 1.1, 1.2, 1.5 मतलब 10%, 20%, 50%, 25% बढ़ा सकते हैं। स्पीड बढ़ा लेंगे, जल्दी वीडियो खत्म भी हो जाएगा, आपका डेटा भी कम लगेगा। और अगर आपको लग रहा है कि बहुत धीमे पढ़ाया जा रहा है तो आप स्पीड बढ़ा के अपने हिसाब से उसको मैनेज कर सकते हैं। मैंने क्या क्या बातें की, मैंने बताया स्थिति नॉर्मल है, स्थिति ये जो व्यवस्था है नई व्यवस्था है, सबके लिए नया है, हमारे लिए आपके लिए भी। और अगर आज से पढ़ना शुरू करेंगे भी कोई नुकसान नहीं हुआ है आपका। और ऑफलाइन क्लासेस का विकल्प नहीं बन सकता कभी ऑनलाइन है, मजबूरी में हम कर रहे हैं वो अलग चीज़ है। ये बात आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं। अब एक बात होती है कि हमारे पिछले सत्र के जो बच्चे हैं वो बात को लेकर चिंतित हैं, सर जब भी ऑफलाइन क्लासेस शुरू, क्या हम लोग को सूचित किया जाएगा पहले से कि अचानक शुरू किया। मैं आपको ये इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूं, जब भी क्लासेस ऑफलाइन क्लासेस हमारी शुरू हो तो पहली बात तो सरकार की पूर्व अनुमति हो, सरकार अलाउ करे। सरकार जब अलाउ करेगी क्लासेस शुरू करेंगे। जब क्लासेस शुरू करेंगे तो पहले 10-15 दिन पहले आपको सूचना दी जाएगी सभी विद्यार्थियों को, ताकि वो अपने आप को तैयार कर सकें मतलब इस पढ़ाई के लिए। तो हम बिना सूचना दिए तैयार क्लासेस शुरू, पहले आपको सूचना दी जाएगी, उसके बाद आपको क्लासेस करनी जाएगी। अब एक समस्या है, आप देख रहे हैं कि ये प्रॉब्लम कोरोना वाली मार्च में उजागर हुई और जून खत्म हो गया है, ऑलमोस्ट जून खत्म होने वाला है, जुलाई आ रहा है और सरकार ने नए गाइडलाइन में ये जाहिर कर दिया है, ये व्यक्त कर दिया साफ साफ, 31 जुलाई तक कॉलेज या शैक्षणिक संस्थान नहीं, कोचिंग भी नहीं खुली। अब हो सकता है कि 31 जुलाई के बाद भी शैक्षणिक संस्थान ना खुलें, और शैक्षणिक संस्थान खुलने बनी भी एक बात तो तय है, संस्थान सरकार की अंतिम प्राथमिकता में होंगे। कि आप समझ रहे हैं बीमारी से जब तक इलाज नहीं मिलेगा, एक ही उपाय है हमारे पास बचने का, क्या, सामाजिक सोशल डिस्टेंस। सोशल डिस्टेंसिंग वर्ड ना बोल के मैं इसको फिजिकल डिस्टेंसिंग, शारीरिक दूरी, सामाजिक दूरी या शारीरिक दूरी, बहुत जरूरी दूरी, ठीक है। सोशली तो हम लोग बहुत पास पास हैं, फेसबुक व्हाट्सएप के जरिए हम लोग बहुत पास पास हैं, सोशली डिस्टेंस नहीं है, फिजिकली डिस्टेंस होना जरूरी। सोशली तो हम लोग पास हैं, अभी आप हमें देख रहे होंगे कि हम लोग क्या हैं, सोशली दूर दूर की पास 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 पास। सोशल डिस्टेंसिंग वर्ड ना बोल के मैं इसको फिजिकल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग ही एक हमारे पास उपाय है जिसके माध्यम से हम अपने आप को बचा सकते हैं। और आप समझ सकते हैं कोचिंग संस्थान में कितने बच्चे होते हैं, कितना इंटरेक्शन होता है, आना जाना होता है, बैठना होता है, उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना इतना आसान नहीं, चैलेंज हो किया जा सकता है पर चैलेंज हो। सरकार शैक्षणिक संस्थानों में कोचिंग संस्थानों को सबसे अंतिम प्राथमिकता पर रखे, बात तो लगभग निश्चित सकता है जुलाई के बाद अगस्त सितंबर अक्टूबर तक ना खुले, क्या किया जाएगा, तब तक बंद रखा जाए सब कुछ, तरीका तो सब कुछ बंद रखा जाए, अक्टूबर में खुलेगा, नवंबर में खुलेगा, अगले साल खुलेगा, जब भी खुलेगा तब शुरुआत किया जाए। एक तरीका ये होता है कि जब स्थिति नॉर्मल होगी तब ऑफलाइन क्लासेस चलाई जाएंगी। आज की जो स्थिति है में कम से कम ऑनलाइन क्लासेस तो चलाई जा सकती, तो हम लोगों ने सभी उपकरणों को तैयार करके ऑनलाइन क्लासेस बनाई। कुछ दिनों में आप लोग को रीजनिंग के वीडियोस भेजे, आपने उसे देखा भी होगा, अच्छे भी लगे होगा, कुछ लोगों को खराब भी लगा होगा। मैं पहले बताना चाहता हूँ हम लोग अध्यापक हैं, एक्टर नहीं। तो आप अगर एक्टिंग वाली भूमिका हमसे निभाने की कोशिश करवाएंगे तो पॉसिबल नहीं है। वीडियोस को ये देखिए कि एक अध्यापक पढ़ा रहा है, हमारे एग्जाम की ज़रूरत पूरी हो रही कि नहीं हो रही। अगर आपके एग्जाम की ज़रूरतें पूरी हो रही हैं इसका मतलब अध्यापक अच्छा, आप पढ़िए। अब टेक्निकल क्लास शुरू करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, तो आज से हम टेक्निकल क्लास शुरू है।
और इस दौरान ऑनलाइन जब क्लासेस चलेंगी तो मुझे उम्मीद है कि मैक्सिमम बच्चे ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा अपने कोर्स पूरा करेंगे। लेकिन जिन लोगों को बहुत सारी समस्याएं भी होंगी, जो बच्चे गांव के हैं उनके लिए समस्या होगी कि उनके पास फ़ोन नहीं है, स्मार्टफ़ोन नहीं है। स्मार्टफ़ोन है तो हर पास नेट की सुविधा नहीं है, नेट स्मूथ नहीं आता। ये समस्याएं आएंगी। मैंने पहले ही बोला ये न्यू नॉर्मल है, नए चैलेंजेस हैं, सब कुछ नया है। ठीक है, हमारी लड़ाई ही बदल गई है, हमारी लड़ाई ही बदल गई। अब लड़ाई बदल गई तो लड़ाई के नियम भी बदल जाएंगे। ठीक है, अभी तक हमारी लड़ाई कौन सी थी? ऑफलाइन क्लासेस की। अब हमारी लड़ाई कौन सी है? ऑफलाइन लड़ाई के अलग नियम थे, ऑनलाइन लड़ाई के अलग। अस्त्र शस्त्र सब बदल जाएंगे। अभी तक क्या था? कॉपी किताब कलम बस्ता। अब क्या रहेगा? मोबाइल फोन नेट। समझ रहे हैं आप बात को? तो सब कुछ बदल रहा है और आपको इस बदलाव के साथ अपने आप को तैयार रखना पड़ेगा। है, तो मैंने जो बातें कही उसमें मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा। जो बच्चे पिछले सत्र के जो बच्चे ऑनलाइन वीडियो देख लेंगे, अपना कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, वो ऑफलाइन में आना चाहेंगे तो ठीक, नहीं आना चाहेंगे बात नहीं। लेकिन जिन बच्चों ने ऑनलाइन वीडियो नहीं किया या करा फिर भी वो ऑफलाइन करना चाहते हैं, सत्र के बच्चों को ऑफलाइन क्लासेस करने का पूरा मौका दिया जाएगा। फिर करेंगे हम लोग, अभी देंगे, आप उससे निश्चिंत रहें, बशर्ते सरकार की तरफ से क्लासेस चलाने का ऑर्डर आ जाए। ठीक है, हम लोग चाहते हैं क्लासेस अच्छे से चलें, आपका कोर्स अच्छे से कंप्लीट हो, ये हमारी जिम्मेदारी है। परंतु आपके स्वास्थ्य साथ खिलवाड़ भी ना हो, सरकार भी अब नहीं कर। जितना हमारे पास साधन है, जो समय है और जितना हम कर सकते हैं उतना हम करने की है। और अब हम लोग क्या करते हैं? क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हमने पिछले तब ऑफलाइन क्लासेस में हाइड्रोलिक बात की थी, हाइड्रोलिक्स की, और हाइड्रोलिक्स में हम लोगों ने पाइप फ्लो खत्म किया था। पाइप फ्लो खत्म करने के बाद हमें बात करनी थी हाइड्रोलिक मशीन, और हाइड्रोलिक मशीन में हमें बात करनी, सबसे पहला टॉपिक था इम्पैक्ट ऑफ जेट। चलिए हम लोग क्या करते हैं, इम्पैक्ट ऑफ जेट की बात तो हम लोग करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हाइड्रोलिक मशीन की भूमिका बना लेंगे। हाइड्रोलिक मशीन की भूमिका बना लेंगे और फिर हाइड्रोलिक मशीन की बात करेंगे। मैं फिर एक बात बोलूँगा, अगर कहीं कुछ कमी रह गई है, कहीं कुछ गलती रह गई है, आप एक मैच्योर व्यक्ति की तरह को बर्दाश्त करेंगे और हमें सुझाव देंगे। हम लोग उसको सुधार करने की कोशिश करेंगे कि मैच्योरिटी यही है। हम भी लोग नए हैं, थोड़ा गलतियां होंगी और उसके लिए आप क्या करेंगे? आप हमें माफ़ कर देंगे, है, और कमियों को हम लोग सुधार लेंगे। चलिए हम लोग क्लासेस को, चलिए देखिए हम लोग बात करते हैं फ्लूइड मशीन की। फ्लूइड मशीन, देखिए फ्लूइड मशीन लिखा हुआ है डिप्लोमा में। हम लोग पहली बात में, हमारा कोर्स क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। हमारा कोर्स क्या है, क्योंकि फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड मशीनरी डिप्लोमा में पढ़ाई जाती है, बीटेक में पढ़ाई जाती है, एमटेक वाले ही पढ़ते हैं और कुछ हिस्सा एचडी वाले ही पढ़ते हैं। तो किसी बात है, कुछ तो अंतर होगा। तो अंतर क्या होता है? सिलेबस का। हमारे पास डिप्लोमा में सिलेबस कम होता है, बीटेक में थोड़ा ज़्यादा, टेक में और ज़्यादा होता है, सिलेबस का अंतर होता है। ठीक है, तो हमारे जो डिप्लोमा में, डिप्लोमा की बात करें या जेई के, कि हम तो जेई के एग्जाम निकालवाने की बात कर रहे हैं। जेई के सिलेबस में होता है, जेई के सिलेबस में जो होता है वो होता है बेसिकली दो चीज़ें। क्या क्या है? वो होती हैं टरबाइन। क्या होती हैं? टरबाइन्स। और क्या होती हैं? पंप। जेई के सिलेबस में टरबाइन और पंप। अब जरा ध्यान दीजिए, मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ थोड़ा सा। अब देखो, अब बात होती है कि सर टरबाइन कौन कौन सी? हमारे टरबाइंस में, जो कोर्स में टरबाइंस हैं वो तीन हैं। पहली है पेल्टन। पेल्टन हम लोग बहुत डिटेल पढ़ेंगे पेल्टन को। फिर है फ्रांसिस। फ्रांसिस, पेल्टन टरबाइन, फ्रांसिस टरबाइन, और तीसरी है कपलान। कपलान टरबाइन। ये तीन टरबाइन हमारे कोर्स में है और इनको हम बहुत डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, अब बात होती है पंप की। सर पंप कौन कौन सा हमारे कोर्स में है?
पंप हमारे कोर्स में दो है, एक है सेंट्रीफ्यूगल पंप, एक है सेंट्रीफ्यूगल पंप और एक है रेसिप्रोकेटिंग। सर ये भी आप डिटेल पढ़ाएंगे? बिल्कुल, हम इसको भी डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, हम लोग क्या करेंगे? डिटेल पढ़ेंगे। सर मतलब हम लोग के कोर्स में पेल्टन है, फ्रांसिस है, कपलान है, फ्यूगल पंप है, रेसिप्रोकेटिंग पंप है, ये 5 चीजें मोटी मोटी हमें पढ़नी है। ठीक है, लेकिन जब पेल्टन पढ़ेंगे तो पेल्टन को बारीकी से पढ़ेंगे, फ्रांसिस को भी बारीकी से पढ़ेंगे, कपलान को भी, इसको भी बारीकी से पढ़ेंगे। जितने सवाल एग्जाम में आ सकते सबकी बात करेंगे हम लोग। ठीक है, अब सर आप जब पढ़ाने जा रहे हैं टरबाइन पंप ये सब, तो आपने यहाँ टॉपिक का नाम फ्लूइड मशीन क्यों? देखो चूंकि इंट्रोडक्शन है ये, तो पहले हम हाइड्रोलिक टरबाइंस से पहले हाइड्रोलिक मशीन्स या फ्लूइड मशीन्स की बात करेंगे, फिर धीरे धीरे हम टरबाइन बताएंगे, फिर आगे बताएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। टॉपिक हमारा है फ्लूइड मशीन में पहले ये देखिए। अब सर जब टॉपिक फ्लूइड मशीन है तो फ्लूइड मशीन्स का मतलब क्या है? देखो मशीन आप समझते ही हो, पर फ्लूइड मशीन क्या है? फ्लूइड मशीन कुछ लोग उसको हाइड्रोलिक मशीन बोल देते हैं। ठीक है, हाइड्रोलिक मशीन कब बोलेंगे वही बताता हूं मैं आपको। देखो फ्लूइड मशीन, अब देखो फ्लूइड मशीन क्या होती है? तो यहां क्या है? एक एनर्जी, कौन सी एनर्जी है? फ्लूइड एनर्जी। फ्लूइड एनर्जी का मतलब होता है वो एनर्जी जो फ्लूइड के पास है। फ्लूइड के पास जो ऊर्जा है वो फ्लूइड एनर्जी है। फ्लूइड के पास सर कौन सी ऊर्जा होती है? के पास कौन सी ऊर्जा? फ्लूइड के पास जो ऊर्जा होती है वो होती है उसकी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, और कौन सी होती है? पोटेंशियल। ये है वो एनर्जी पास। तो ये फ्लूइड की कौन सी ऊर्जा? एक फ्लूइड की मैकेनिकल ऊर्जा या फ्लूइड की हाई ग्रेड एनर्जी है। तो मैंने थर्मल एनर्जी को शामिल नहीं किया है, याद रखिएगा, थर्मल एनर्जी शामिल नहीं की। मैंने क्या बात की? फ्लूइड के पास ये ऊर्जा है। अच्छा सर, अब फ्लूइड मशीन्स कौन सी मशीन होती है? फ्लूइड मशीन वो मशीन होती हैं जो फ्लूइड की इन ऊर्जाओं का इस्तेमाल करके क्या बनाए? मैकेनिकल ऊर्जा, या मैकेनिकल ऊर्जा का इस्तेमाल करके क्या बनाए? ऊर्जा। मतलब क्या? अगर इससे ये बन रहा है तो जो मशीन इस्तेमाल हो रही है या जो मशीन इसको इसमें कन्वर्ट कर रही है वो फ्लूइड मशीन कहलाएगी। और अगर मैकेनिकल का प्रयोग करके ये बन रहा है तो फ्लूइड क्या कहलाएगी? मशीन, फ्लूइड मशीन। तो फ्लूइड मशीन वो मशीन होती हैं जो फ्लूइड एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में या मैकेनिकल एनर्जी को फ्लूइड एनर्जी में कन्वर्ट कर। ठीक सर, सर इन फ्लूइड मशीन्स में कौन कौन सी मशीन? चलो और बात करते हैं, थोड़ा और डीप के जाते हैं, इसके अंदर जाते हैं। देखो फ्लूइड एनर्जी को जो मशीनें फ्लूइड एनर्जी को कन्वर्ट करती हैं किसमें? मैकेनिकल एनर्जी। तो मैंने तीर इधर बनाया है, उनका नाम होता है टरबाइन। और जो मशीनें मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती हैं किसमें? फ्लूइड एनर्जी, वो कहलाती हैं पंप, कंप्रेसर, ब्लोअर या फैन। चारों में कोई भी हो सकता है, डिपेंड करता है कौन सा पर्पस हमारा सर्व हो रहा है, कौन सा पर्पस पूरा हो रहा है। अभी मैं इसके बारे में बात करता हूँ। ठीक है सर, मतलब फ्लूइड एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाली मशीन को कहलाएंगे टरबाइन। एक बात समझो, फ्लूइड एनर्जी मतलब ये हो गया, मतलब टरबाइन वो मशीन है जो इस एनर्जी का मतलब फ्लूइड एनर्जी का प्रयोग करेगा। प्रयोग करने का मतलब फ्लूइड एनर्जी को कन्वर्ट करेगा, इसमें मैकेनिकल एनर्जी में। क्योंकि ये टरबाइन एक ऐसी डिवाइस है, ऐसी मशीन है जो मैकेनिकल एनर्जी देती है, इसलिए इसका नाम होगा पावर प्रोड्यूसिंग। ये क्या कहलाती है? पावर प्रोड्यूसिंग मशीन। टरबाइन कैसी मशीन है? पावर खाने वाली कि पावर देने वाली? पावर देने वाली, पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइस। अच्छा ठीक सर, अब आपने टरबाइन के बारे में बता दिया कि टरबाइन क्या होती है? फ्लूइड एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं और ये पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइस मैकेनिकल एनर्जी देती हैं। अब नीचे आइए, मैकेनिकल एनर्जी को फ्लूइड एनर्जी में कन्वर्ट करने वाली जो मशीन को चार नाम क्यों दिया? कभी आपने बोला पंप, कभी बोला आपने कंप्रेसर, कभी बोला ब्लोअर, कभी बोला फैन। तो ये क्यों? हमने कहा देखो, जब आप मैकेनिकल एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे और उस मैकेनिकल एनर्जी को इस्तेमाल करके क्या बनाएंगे? फ्लूइड एनर्जी। मतलब मैकेनिकल एनर्जी को इस्तेमाल करके फ्लूइड एनर्जी बनाने का मतलब है मैकेनिकल एनर्जी बढ़ाना। मैकेनिकल एनर्जी घटेगी और फ्लूइड एनर्जी, क्योंकि इसको घटा के ये प्राप्त हो रहा है। अब सर मैकेनिकल एनर्जी को घटा के फ्लूइड एनर्जी बढ़ाई जा रही है। फ्लूइड एनर्जी तो ये होती है,
बाई गामा प्लस वी स्क्वायर बाई 2 प्लस जेड, ये फ्लूइड एनर्जी अभी आपने बताया। तो आप जब ये कह रहे हो कि मैकेनिकल एनर्जी को इस्तेमाल करके फ्लूइड एनर्जी बढ़ाई जाएगी, मतलब ये कम होगी और उसकी जगह पे ये बढ़ेगी, सर ये बढ़ने का क्या मतलब, ये पूरा बढ़ेगा? हमने कहा देखो केस तो यही है, सॉरी मतलब होगा तो यही, जब मैकेनिकल एनर्जी को इस्तेमाल करके फ्लूइड एनर्जी बढ़ाओगे बढ़ेगा ये पूरा, लेकिन जो पंप होता है उस पंप में इस पूरे को बढ़ाते समय हम चाहते हैं कि इसमें और इसमें, मतलब इस वाले टर्म में और इस वाले टर्म में वृद्धि ना के बराबर हो या बहुत कम हो, जो भी वृद्धि हो वो इसमें। इसीलिए पंप के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे कि पंप एक ऐसी डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को इस्तेमाल करके क्या बढ़ाती है, फ्लूइड एनर्जी। और कई बार से बोल देते हैं पंप एक ऐसी डिवाइस है जो फ्लूइड प्रेशर बढ़ाती है, क्या प्रेशर बढ़ाती है। इनफैक्ट प्रेशर के नहीं बढ़ाती, सब कुछ बढ़ाती है, लेकिन ज़्यादा हिस्से में कौन बढ़ता है, इसीलिए हम कहते हैं पंप एक ऐसी डिवाइस है जो फ्लूइड का प्रेशर बढ़ाती है। पर क्या काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी नहीं बढ़ा सकती? बढ़ा सकती है, पर मेन पर्पस क्या है, प्रेशर को बढ़ाना। ठीक सर, पंप हमने समझ लिया, पंप में क्या होता है, फ्लूइड एनर्जी बढ़ेगी और फ्लूइड एनर्जी में कौन बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा। कंप्रेसर में क्या होगा, तो कंप्रेसर बिल्कुल वही काम करता है जो पंप करता है, पर अंतर क्या होता है, अंतर होता है लिक्विड। पंप किसका प्रेशर बढ़ाता है, मतलब मैकेनिकल एनर्जी का इस्तेमाल करके किस फ्लूइड की एनर्जी बढ़ेगी, लिक्विड की, क्योंकि फ्लूइड का मतलब लिक्विड भी होता है गैस भी होता है, लिक्विड की एनर्जी बढ़ेगी। इन कंप्रेसर में एनर्जी बढ़ेगी, किसका प्रेशर बढ़ाया जाएगा, गैस का। कंप्रेसर एक ऐसी मशीन है जो मैकेनिकल एनर्जी का इस्तेमाल करके गैस का एनर्जी बढ़ाती है, गैस की एनर्जी बढ़ाती है, कौन सी, गैस की। तो पंप और कंप्रेसर दोनों मैकेनिकल एनर्जी का इस्तेमाल करके फ्लूइड बढ़ाएंगे, और फ्लूइड की एनर्जी में भी कौन सी हिस्सा बढ़ाएंगे, प्रेशर वाला। इसीलिए हम कहते हैं पंप और कंप्रेसर दोनों काम होता है प्रेशर को बढ़ाना। और एक बहुत बेसिक अंतर ये होता है कि पंप लिक्विड का प्रेशर बढ़ाता है, कंप्रेसर गैस का। सर इसका मतलब पंप और कंप्रेसर में सिर्फ इतना ही अंतर नहीं, पंप और कंप्रेसर में बहुत सारे अंतर हैं। बहुत सारे अंतरों में से मैंने एक अंतर बताया। जो भी व्यक्ति आपको कंप्रेसर पढ़ाएगा वो आपको पंप और कंप्रेसर में अंतर भी पढ़ाएगा, मेरा पार्ट वो नहीं है। लेकिन एक बात तय है कि पंप और कंप्रेसर कुछ समानता है, और समानता क्या है, दोनों का काम होता है फ्लूइड का प्रेशर बढ़ाना। अंतर भी होता है, उन अंतरों में से एक अंतर मैं बता रहा हूँ, क्या, पंप लिक्विड को हैंडल करता है, मतलब लिक्विड का प्रेशर बढ़ाता है, और कंप्रेसर गैस को हैंडल करता है, मतलब गैस का प्रेशर। ठीक है, ये बात रखिए। सर ब्लोअर और फैन में क्या है, देखो ब्लोअर और फैन में यही होगा, मैकेनिकल एनर्जी का इस्तेमाल करके फ्लूइड एनर्जी बढ़ेगी, लेकिन ब्लोअर और फैन का पर्पस फ्लूइड एनर्जी में इस एनर्जी अर्थात प्रेशर को बढ़ाना नहीं होता, बल्कि वेलोसिटी को बढ़ाना होता। मतलब ये दोनों क्या चाहते हैं, वेलोसिटी बढ़ जाए, किसकी वेलोसिटी बढ़ जाए, फ्लूइड की। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, तो अब आप समझिए। जो फैन होता है, आप आपने कोई फैन देखा जीवन में, हाँ देखा, ये सीलिंग फैन देखा आपने, अपने छत हमारे सर पर लगा होता है, टेबल फैन देखा है, आपने देखा होगा फैन क्या करता है, जब फैन चलाते हैं हवा का वेग बढ़ गया, मतलब चार्ज बढ़ गया, अब हवा की मात्रा ज़्यादा आएगी, तेजी से आएगी। क्या इस दौरान जब हम फैन ऑन करते होंगे तो प्रेशर बढ़ता होगा आगे, बिल्कुल बढ़ता है, लेकिन क्या फैन का पर्पस प्रेशर बढ़ाना होता है? हम कभी नहीं चाहते फैन चलाने के बाद प्रेशर बढ़ जाए, हम तो चाहते हैं फैन चलाए, हवा तेजी से आए और हमें ठंडा लगे, हमें आराम मिले, हमें राहत मिले। प्रेशर बढ़ाना नहीं चाहते हैं, प्रेशर बढ़ जाता होगा, प्रेशर बढ़ाना हमारा पर्पस नहीं। और अगर प्रेशर बढ़ाना हमारा पर्पस नहीं है तो हम क्या चाहेंगे, प्रेशर में वृद्धि ना हो, या हो तो बहुत थोड़ी हो, ज़्यादा हिस्सा किस में खर्च हो, वेलोसिटी बढ़ाने में। मैकेनिकल एनर्जी ज़्यादा हिस्सा किस में खर्च होगा, वेलोसिटी को बढ़ाने में, ताकि जब वेलोसिटी बढ़े तो डिस्चार्ज बढ़ जाए। वेलोसिटी बढ़ने से डिस्चार्ज क्यों बढ़ता है, तो Q बराबर होता है A/V। अगर एरिया को कांस्टेंट रखते हुए वेलोसिटी बढ़ेगी, चार्ज क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक होता है। जैसे आपने ब्लोअर का एग्जांपल आपको देते हैं, आपने अपने घरों में
रोशनदान, जो रोशनदान होता है, जो वेंटिलेटर होता है घर के ऊपर, छत के ऊपर सीलिंग से सटा हुआ रोशनदान होता है, वहाँ आपने कई बार देखा होगा लोग एग्जॉस्ट फैन, एग्जॉस्ट फैन, भाई उसको ब्लोअर मान सकते हो, ब्लोअर एग्जैक्टली नहीं पर ब्लोअर मान सकते हो। क्यों लगाते हैं एग्जॉस्ट फैन? सवाल है क्यों लगाते हैं? ना लगाओ, नहीं लगाओगे तो क्या होगा? जो रोशनदान है, क्या कमरे की अंदर की हवा, कमरे के अंदर स्वच्छ हवा होगी, खराब हवा होगी? खराब हवा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई। गर्म हवा होगी, गर्म हवा कहाँ उठती है? ऊपर की ओर, तो इसको हम बोल सकते हैं फाउल गैसेस, फाउल गैसेस, तो गंदी हवाएं। हम क्या चाहते हैं? ये हवा कमरे के अंदर रहे, कमरे से बाहर निकल जाए। हम चाहते हैं कमरे से बाहर निकल जाए। तो रोशनदान जो दिया जाता है वो इसी दिया जाता है ताकि रोशनी आए और साथ में अंदर की हवा बाहर जाए, ठीक है? इसलिए आपने देखा होगा जिन कमरों में रोशनदान नहीं होता, कमरे बहुत ज़्यादा गरम गरम होते हैं, हाँ, घुटन बहुत ज़्यादा महसूस होती है, सफोकेशन होता है, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल घट चुका होता है। आप उसी कमरे में हो, ऑक्सीजन को कंज्यूम कर रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हो, और वो हवा बदल नहीं रही है क्योंकि वो बाहर नहीं निकल रही है, इसलिए वहाँ घुटन होने लगती है। ओके, अब आप देखिए, रोशनदान से वो हवा धीरे धीरे जाए बाहर। अगर ये हवा धीरे धीरे बाहर जाएगी, कमरे की गंदी हवा धीरे धीरे बाहर जाएगी, कमरे में राहत जल्दी आएगी, कम देर में आएगी। क्या चाहते हैं? फोर्सफुली इस हवा को बाहर फेंका जाए, बलपूर्वक भेजा जाए, जल्दी फेंक दिया जाए बाहर। क्या लगाते हैं? एग्जॉस्ट फैन। रोशनदान में लगा दो एग्जॉस्ट फैन और ऑन कर दो। ऑन करने के बाद वो एग्जॉस्ट फैन चलेगा और वो एग्जॉस्ट फैन क्या करेगा? उस हवा को, कमरे की गंदी हवा को, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई है, गर्म भी है, महक भी आ रही, स्मेल भी आ रही है, क्या होगा? हवा जल्दी जल्दी से बाहर निकली, अब ज़्यादा वेग से बाहर निकली, ज़्यादा मात्रा में बाहर निकली, ज़्यादा मात्रा में बाहर निकलेगी तो अब कमरे में वैक्यूम क्रिएट होगा और उस वैक्यूम को भरने के लिए फ्रेश एयर नीचे, क्या होगा? राहत आ जाएगी, कमरे में थोड़ा सा क्या होगा? सफोकेशन कम हो जाएगी, आपको अच्छा लगेगा, नई हवा आई, ऑक्सीजन की मात्रा अच्छी ज़्यादा होगी, ठीक है? आप समझ पा रहे होंगे। तो आप समझ पा रहे हैं कि जो ब्लोअर होता है उसका पर्पस प्रेशर बढ़ाना नहीं होता, उसका पर्पस होता है डिस्चार्ज बढ़ाना। डिस्चार्ज कैसे बढ़ाता है? वेलोसिटी को। आपने समझा? पंप और कंप्रेसर इस मैकेनिकल एनर्जी का प्रयोग करके ये वाली ऊर्जा बढ़ाएंगे और ब्लोअर और फैन ये वाली ऊर्जा है। तो अभी आपने देखा, सर इसका मतलब यहाँ से फूड एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट करने वाले टरबाइन बोलेंगे, मैकेनिकल एनर्जी को इस्तेमाल करके फूड एनर्जी में कन्वर्ट करने वाले बोलेंगे। हाँ सर, ये सब मैकेनिकल एनर्जी पैदा करती हैं कि खाती हैं? खाती हैं। देखो ना, मैकेनिकल एनर्जी को खा के वो बनाएंगे, इसका मतलब ये पावर प्रोड्यूसिंग की पावर कंज्यूमिंग है, सब पावर कंज्यूम, सब पावर कंज्यूम, ठीक है, सब पावर कंज्यूमिंग, ठीक है? बात समझ पा रहे हैं? ओके। अब सर, टरबाइन, पंप, कंप्रेसर, ब्लोअर, फैन, टरबाइन इसको इसमें कन्वर्ट कर रहा है और ये सब इसको इसमें कन्वर्ट, और आपने अभी बोला है कि इसको इसमें कन्वर्ट करो चाहे इसको इसमें कन्वर्ट करो, जो मशीन होगी उसको मशीन बोलेंगे। बिल्कुल सही बोला है। इसका मतलब टरबाइन, पंप, कंप्रेसर, ब्लोअर, फैन, ये पांचों डिवाइस फ्लूइड मशीन कहलाएंगी। यस बिल्कुल, ये भी फ्लूइड मशीन है, ये भी फ्लूइड मशीन है, ये भी फ्लूइड मशीन है, ये भी सब फ्लूइड मशीन है, ठीक है? आपने समझा कि जब मैं फ्लूइड मशीन बोलता हूँ, फ्लूइड मशीन का मतलब टरबाइन, पंप, कंप्रेसर, ब्लोअर, फैन सब आ जाता है, ठीक है? और जब मैं टरबाइन बोलता हूँ तो केवल टरबाइन, और पंप बोलता हूँ तो केवल पंप, लेकिन जब फ्लूइड मशीन बोलता हूँ तो सब आता है, ठीक है? अब थोड़ा सा और आगे बढ़, अब थोड़ा सा और आगे बढ़, देखो हमें इम्पैक्ट ऑब्जेक्ट पढ़ना है, पर अभी उससे पहले कुछ और बातें कर, थोड़ा और बातें कर, इसको मिटा दे रहा हूँ, साफ कर दे रहा हूँ। एक चीज नोटिस करिएगा, अगर आपने थर्मल पावर प्लांट पढ़ा है, थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट मतलब स्टीम पावर प्लांट, जो भी आप जानते हैं, तो थर्मल पावर प्लांट आपने पढ़ा होगा, तो थर्मल इफिशिएंसी, थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट में आपने देखी होगी कितनी होती है? अगर आपने कभी सवाल लगाया होगा या पढ़ाने वाले ने आप पढ़ाया होगा तो आपने देखा होगा, थर्मल पावर प्लांट में अगर इफिशिएंसी 30% मिल जाए, 35% मिल जाए, 40% मिल जाए, बहुत खुश हो, 30, 35, 40, 40 मिल गए तो बहुत खुश हो गए, 40 से ऊपर की उम्मीद भी नहीं करते, 40 मिल गए बहुत अच्छी बात है। ऐसा क्यों?
इफिशिएंसी 40% मिली, बहुत खुश हो रहे हैं। क्यों 40 ऊपर क्यों नहीं परेशान है? नहीं मिल पाती, बहुत मुश्किल है मिलना। लेकिन अगर हाइड्रो पावर प्लांट की बात, हाइड्रो पावर प्लांट हाइड्रो पावर प्लांट की बात करें, हाइड्रो पावर प्लांट में अगर इफिशिएंसी 30 मिले, 35 मिले, 40 मिले, नहीं होंगे हम, क्यों होंगे? कि बहुत कम है। तो फिर खुश किस में होंगे? जब ये इफिशिएंसी 80% मिले, 85 मिले, 90 मिले, 95 मिले, इस रेंज में, मतलब बड़ी वैल्यू। तो थर्मल पावर प्लांट में भी टरबाइन होती है, हाइड्रो पावर प्लांट में भी टरबाइन होती है। और थर्मल पावर प्लांट में आप कह रहे हो कि 40% मिल जाए, बहुत खुशी की बात है। और हाइड्रो पावर प्लांट में कह रहे हो 95%। आपको नहीं लग रहा कि आप थोड़ा ज़्यादा फेंक दिए हो? नहीं, फेंका नहीं है, आप समझिए, आपको ये बात समझनी होगी। ठीक है, देखो क्या है, आपने थर्मोडायनामिक्स पढ़ा होगा। एक चीज और बता दो, पहले आपको बता देता हूँ। ये जो एनर्जी है, ये जो एनर्जी है फ्लूइड की, ये कौन सी एनर्जी है? ये मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, मालूम है आपको। फ्लूइड एनर्जी आपने देखा, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। एक बात बताओ, अगर हम हाइड्रोलिक टरबाइन की बात करें, हाइड्रोलिक टरबाइन की, हाइड्रोलिक टरबाइन की, तो हाइड्रोलिक टरबाइंस क्या करती हैं? फ्लूइड की एनर्जी को, फ्लूइड की एनर्जी को, फ्लूइड की एनर्जी को कन्वर्ट करती हैं मैकेनिकल एनर्जी। एक बात बताओ, की बात हो रही है हाइड्रो पावर प्लांट में क्या होगा? हाइड्रोलिक टरबाइन में तो होगी ना। देखो, अब बताओ, मैकेनिकल एनर्जी एक लो ग्रेड एनर्जी की हाई ग्रेड, ये एक हाई ग्रेड एनर्जी। थर्मोडायनामिक्स में हमने पढ़ रखा है, एनर्जी दो कैटेगरी में बांटी जा सकती है, लो ग्रेड, हाई ग्रेड। लो ग्रेड एनर्जी क्या है, हाई ग्रेड एनर्जी क्या है, अभी मैं बताने की थोड़ा कोशिश करूंगा आपको। ओके, अब फ्लूइड एनर्जी, फ्लूइड एनर्जी किस कैटेगरी में आएगी? फ्लूइड के पास जो ऊर्जा वो किस कैटेगरी में? ये भी आएगी हाई ग्रेड एनर्जी, हाई ग्रेड एनर्जी। मतलब सर, हाइड्रोलिक टरबाइन फ्लूइड की ऊर्जा को, मतलब एक हाई ग्रेड एनर्जी को इसमें कन्वर्ट कर रहा है मैकेनिकल ऊर्जा में। मैकेनिकल एनर्जी मतलब दूसरी हाई ग्रेड एनर्जी। आप बताओ, थर्मोडायनामिक्स से आपने क्या पढ़ रखा है? थर्मोडायनामिक्स से आपने पढ़ रखा है कि एक लो ग्रेड एनर्जी, लो ग्रेड एनर्जी का एक हाई ग्रेड एनर्जी में कभी भी 100% कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है। मतलब लो ग्रेड एनर्जी कभी भी पूरी तरीके से हाई ग्रेड कन्वर्ट नहीं होगी। लो ग्रेड एनर्जी हाई ग्रेड कन्वर्ट। सर लो ग्रेड एनर्जी का कोई एग्जांपल बताइए। तो ऊष्मा होती है, ऊष्मा, थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी जो होती लो ग्रेड एनर्जी, थर्मल एनर्जी जो होती थर्मल, थर्मल, थर्मल एनर्जी क्या है? लो ग्रेड एनर्जी। और भी मैं आपको एग्जांपल से बताने की कोशिश करूँ थर्मल एनर्जी क्यों पूरी तरीके से हाई ग्रेड एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होती, कोशिश करूंगा। ठीक, अब देखो सर, इसका मतलब एक लो ग्रेड एनर्जी पूरी तरीके से हाई ग्रेड एनर्जी में कन्वर्ट नहीं, मतलब अगर मैंने यहाँ 100 जूल थर्मल एनर्जी लिया है, तो 100 जूल थर्मल एनर्जी पूरा पूरा यहाँ 100 जूल मैकेनिकल एनर्जी या हाई ग्रेड एनर्जी नहीं बनेगी। तो फिर कितना बनेगी? 100 से कम। और रियलिटी में देखेंगे 100 से कम नहीं, 50% से भी कम होती है। तो ये वैल्यू आपको मिलेगी 35, 40 ऐसे मिलेगी, 30 ऐसे मिलेगी, इतने जूल। आपने देखा, एक लो ग्रेड एनर्जी का एक हाई ग्रेड एनर्जी में पूर्णतया कन्वर्जन पॉसिबल था, बहुत कम कन्वर्जन हो पाता है। इसलिए ये 100 जूल है, 100 जूल नहीं होता, ये 30, 35, 40 जूल। तो बताओ थर्मल पावर प्लांट में क्या? थर्मल पावर प्लांट में हम लोग थर्मल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं मैकेनिकल, थर्मल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी, मतलब लो ग्रेड को हाई ग्रेड। अभी आपने देखा कि एक लो ग्रेड एनर्जी का हाई ग्रेड में क्या परिवर्तन संभव, इसलिए थर्मल पावर प्लांट में 30, 35, 40% एफिशिएंसी दिख गई, बहुत खुशी, बहुत खुशी की है। समझ रहे हैं आप बात को? यही बात करते हैं पावर प्लांट। अभी बताओ, ठीक सर, लो ग्रेड एनर्जी का आप हाई ग्रेड में कन्वर्जन नहीं कर सकते, ठीक है, मैंने इतनी बात समझ, लेकिन और बात करिए।
थोड़ा मैं इधर मिटा दूँ, ये हाइड्रो टर्बाइन बात करते थोड़ा सा, कहाँ बात करें, इसी बात करते हैं, जाते हैं थोड़ा इसमें, या इसी में थोड़ा सा जा लेते हैं। देखो हमने ये देखा, अब देखो क्या सर, एक हाई ग्रेड एनर्जी का, एक हाई ग्रेड, देखो लो ग्रेड का हाई ग्रेड में था, क्या एक हाई ग्रेड एनर्जी दूसरे हाई ग्रेड एनर्जी ऊर्जा कन्वर्जन पॉसिबल होता है? मैं कह रहा हूं यस, सैद्धांतिक तौर पे ये 100%। मैंने एक वर्ड बोला सैद्धांतिक तौर पे, प्रैक्टिकली ये भी पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि रास्ते में लॉसेस होंगे, लेकिन सैद्धांतिक तौर पे, थ्योरेटिकल बेसिस पे हम कह सकते हैं कि एक हाई ग्रेड दूसरे हाई ग्रेड में पूर्णतया पॉसिबल है कन्वर्जन। ये मान लीजिए कौन सी एनर्जी है, ये फ्लूइड एनर्जी है। फ्लूइड की ऊर्जा कौन सी होती है? हाई ग्रेड ऊर्जा होती है। और ये कौन सी ऊर्जा है? ये मैकेनिकल ऊर्जा है। हाइड्रोलिक टरबाइन में ही तो होता है ना, हाइड्रोलिक टरबाइन में ही तो होता है, अभी तो आपने पढ़ा, हाइड्रोलिक टरबाइन में फ्लूइड ऊर्जा कन्वर्ट होती है मैकेनिकल ऊर्जा में, और ये भी हाई ग्रेड है, ये भी हाई ग्रेड है, और एक हाई ग्रेड का दूसरे 100% कन्वर्जन पॉसिबल है। बताओ, तो अगर मैं 100 जूल फ्लूइड एनर्जी लूंगा, सैद्धांतिक तौर पे 100 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सैद्धांतिक तौर पे 100 में कन्वर्ट होगा, लेकिन अगर प्रैक्टिकल बात करें तो ये 100 नहीं होगा, या आपको 85 मिल जाए, 90 मिल जाए, 95 मिल जाए, बस बहुत है। मतलब आप यहाँ पे 100 से 85, 90, 95 प्राप्त करने की उम्मीद कीजिए। यहाँ इस 100 से आप 85, 90 प्राप्त करने की मत कीजिए, क्योंकि कौन सी ऊर्जा है? लो ग्रेड। ये कौन सी ऊर्जा है? हाई ग्रेड। इसलिए हाइड्रो पावर प्लांट में, हाइड्रो पावर प्लांट में आपको 85, 90, 95, मतलब थर्मल पावर प्लांट में इफिशिएंसी लोअर रेंज में रहेगी और हाइड्रो पावर प्लांट की इफिशिएंसी हायर रेंज में। और हम अभी पढ़ने जा रहे हैं हाइड्रोलिक टरबाइन। हाइड्रोलिक टरबाइन पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ेंगे इम्पैक्ट ऑफ जेट, और इम्पैक्ट ऑफ जेट में ही आप देखेंगे इफिशिएंसी वगैरह का कॉन्सेप्ट आना शुरू हो जाए। वहाँ जैसे ही हम बोलेंगे कि इस यहाँ पर इफिशिएंसी 30% मिली, कौन सी इफिशिएंसी? हाइड्रोलिक इफिशिएंसी। आप तुरंत कहोगे 30% कार है, कि आप पढ़ा चुके हैं सर, हाइड्रोलिक केस में एक हाई ग्रेड एनर्जी दूसरे हाई ग्रेड में कन्वर्ट होती है। तो मतलब जब हमको 85, 90, 95% दिखेगा तभी मजा आएगा, तभी हम मानेंगे अच्छा, क्योंकि एक अच्छी एनर्जी, एक हाई एनर्जी को दूसरे हाई ग्रेड में पूरा कन्वर्जन पॉसिबल है। तो हम कभी भी 30, 35, 40% संतुष्ट है, 30, 35, 40% संतुष्ट नहीं होंगे। ओके, अब देखो, तो जब हम इम्पैक्ट ऑफ जेट वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो आप वहां जैसे मैं बोलूंगा इफिशिएंसी 30%, तो आप क्या कहोगे? मजा नहीं आया, और बढ़ाओ। जैसे मैं कहूंगा 35%, 50%, आपको अभी मजा नहीं आया, और बढ़ाओ। जब हम 80, 85, 90 प्राप्त करना शुरू करें तब आप कहोगे अब सही है। हाइड्रोलिक टरबाइन है तो इफिशिएंसी इतनी मिलनी चाहिए, क्योंकि हाइड्रोलिक टरबाइन है, हाई ग्रेड का हाई ग्रेड में कन्वर्ट। इन थर्मल पावर प्लांट में लो ग्रेड का हाई ग्रेड में पूर्णतः कन्वर्जन ही पॉसिबल नहीं है। तो 30, 35, 40 में हम संतुष्ट हो जाएंगे। यहाँ 30, 35, 40 संतुष्ट होंगे, 90, 95। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? सर एक बात और बताइए, हाई ग्रेड को हाई ग्रेड में कन्वर्ट किया, लो ग्रेड को हाई ग्रेड में। एक काम करो, क्या हम हाई ग्रेड एनर्जी को लो ग्रेड में कन्वर्ट कर सकते हैं? हमको देखो ऐसा करना नहीं चाहिए, कर सकते। क्या ये 100% कन्वर्जन पॉसिबल है? मैं कहा बिल्कुल होगा, लेकिन आप खुद बताओ, हम हमेशा एनर्जी को हाई ग्रेड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि हाई ग्रेड की फॉर्म में जो ऊर्जा होती है ज़्यादा यूजफुल, लो ग्रेड के फॉर्म में ऊर्जा कम यूजफुल होता है। तो कोई व्यक्ति हाई ग्रेड एनर्जी को पर्पसफुली लो ग्रेड में कन्वर्ट नहीं करना चाहिए, ये डिजायरेबल नहीं है। कर सकते हैं, जैसे मान लो ठंडी के मौसम में हम लोग इलेक्ट्रिक हीटर जलाते हैं। कौन सा हीटर? इलेक्ट्रिक हीटर। इलेक्ट्रिक हीटर क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इस्तेमाल करता है। क्या इस्तेमाल करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है? एक हाई ग्रेड एनर्जी है। प्राप्त क्या होती है? हाँ, क्या प्राप्त होती है? हाँ, थर्मल एनर्जी। क्या हम अगर 100 वाट का इलेक्ट्रिक हीटर इस्तेमाल कर रहे हैं, 100 वाट का, 100 वाट मतलब 100 जूल पर सेकेंड पावर है, इतना इलेक्ट्रिक हीटर, इतने वाट का इलेक्ट्रिक हीटर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमें कितना थर्मल एनर्जी मिलेगी?
100 जूल पर सेकंड ही मिलेगी, मतलब 100 वॉट ही मिलेगी। ठीक है, सैद्धांतिक तौर पे। प्रैक्टिकल में यहाँ भी थोड़ा बहुत कम हो सकता है, लेकिन ये होगा। तो हम हाई ग्रेड को हाई ग्रेड में कन्वर्ट करेंगे, लो ग्रेड को भी हाई ग्रेड में कन्वर्ट करेंगे, हाई ग्रेड को लो ग्रेड में कन्वर्ट करने को है। ये डिजायरेबल नहीं, कर सकते हैं पर डिजायरेबल नहीं है। कहाँ करते हैं हम लोग, आपने बताया मैंने, ठंडी के मौसम में इलेक्ट्रिक हीटर जलाते हैं तो वहाँ हाई ग्रेड को लो ग्रेड में कन्वर्ट करते हैं। करना नहीं चाहिए, गंदी बात है। ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी भी थर्मल ऊर्जा से मिली है, थर्मल ऊर्जा से मिली होगी। थर्मल ऊर्जा से हमने क्या किया होगा, टरबाइन चलाई होगी, फिर इलेक्ट्रिसिटी बनाई होगी। इस चीज को थर्मल एनर्जी से आपने बनाया, बाद में थर्मल एनर्जी फिर कन्वर्ट कर दिया, फायदा क्या हुआ? है, तो आप ये समझ, अगर आपको ठंड के मौसम में होना चाहिए तो अच्छा है कोयला जलाएं। कोयला जलाने से पॉल्यूशन होता है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम्स भी हैं। लेकिन हाई, जब हम लोग इलेक्ट्रिक हीटर चलाते हैं तो हाई ग्रेड एनर्जी किसमें, तो मैंने इतनी बात बताई। अच्छा, एक बात मैं और बताना चाहूंगा आपको, थोड़ा बताना चाहूंगा कि लो ग्रेड एनर्जी का हाई ग्रेड में पूर्णतया कन्वर्जन क्यों पॉसिबल नहीं, थोड़ा मैं बताना चाहता हूँ। चलिए बताता हूँ, कोशिश करता हूँ बताने की। सॉरी, अब आपको मैंने बताया कि लो ग्रेड एनर्जी, एक लो ग्रेड एनर्जी, लो ग्रेड एनर्जी, मैंने इसका एक रूप बताया, कौन सा, ऊष्मा, मतलब थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी, या कई बार लोग बोल देते हैं हीट, कई बार लोग बोलते हैं हीट, ऊष्मा, थर्मल एनर्जी या, ठीक है। और हाई ग्रेड एनर्जी, हाई ग्रेड एनर्जी का एक रूप बता दीजिए, वर्क, जो मैकेनिकल वर्क होता है, मैकेनिकल वर्क, वो एक हाई ग्रेड एनर्जी, आप समझते हो। अब मैं एक ऐसा डिवाइस यहाँ बनाऊंगा, ऐसा मैकेनिज्म बनाऊंगा, ऐसी मशीन बनाऊंगा कि एक तरफ से लो ग्रेड एनर्जी मिलेगी और एक तरफ से हाई ग्रेड, एक तरफ लो ग्रेड एनर्जी हम देंगे, तरफ हाई ग्रेड से, मान लीजिए, ये क्या है, एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, क्या है, एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। ठीक है, अब एक बात बताओ, यह है सिलेंडर तो मैंने बना दिया, यह है पिस्टन, ठीक, यह है पिस्टन। अब जब मैं यहां, मान लो यहां कुछ गैस है, कोई गैस है, गैस भरी हुई। अब एक बात बताओ, अगर मैं पिस्टन, सॉरी, इस गैस को इधर से ऊष्मा दूं, ऊष्मा दूं, क्या मैं दूं, ऊष्मा, ऊष्मा दूं, थर्मल एनर्जी दूं, क्या दूं, थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी दूं, मतलब मैं क्या दे रहा हूं, लो ग्रेड एनर्जी, लो ग्रेड एनर्जी। कितना दिया सर आपने, मान लो मैंने दिया 100 जूल, ठीक। तो और ये बताओ, जब ये गैस को मैं ऊष्मा दूंगा, जब मैं इस गैस को ऊष्मा दूंगा, तो गैस के मॉलिक्यूल्स को जब ऊष्मा मिलेगी, जब मैं गैस को ऊष्मा दूंगा, मतलब गैस के मॉलिक्यूल्स ऊष्मा मिलेगी, तो गैस के मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, या रोटेशनल एनर्जी बढ़ जाएगी, या वाइब्रेशन एनर्जी बढ़ जाएगी, मतलब हर प्रकार की ऊर्जा बढ़ेगी, हर प्रकार की ऊर्जा बढ़ेगी। तो आपको क्या लगता है, अगर ये गैस का मॉलिक्यूल है, जैसे ऊर्जा पाएगा तो इसका वाइब्रेशन घटेगा कि बढ़ेगा? अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि इस दीवार, ये दीवार, इस दीवार और इस दीवार, इन तीन दीवारों पर अगर कोई मॉलिक्यूल जाकर टकराए, गैस का कोई अणु जाकर टकराए, गैस का कोई परमाणु जाकर टकराए और इन दीवारों पर बल लगाए, बल लगाए इन दीवारों पर, इन दीवारों पर बल, क्या इन दीवारों पर, जो कि फिक्स्ड दीवार हैं, क्या इन दीवारों पर बल लगने से कार्य होगा, एनर्जी का ट्रांसफर होगा? आंसर है नहीं। क्यों नहीं होगा? कार्य तब होता है जब जिस वस्तु पर बल लगे तो वो वस्तु डिस्प्लेस भी हो। जैसे मैं खड़ा हूं, मैं खड़ा हूं, मुझ पर कोई बल लगाए पर मैं डिस्प्लेस ना हूं, मुझ पर कोई बल लगाए, सॉरी फिर बोल रहा हूं, मान लो मैं खड़ा हूं, मैं खड़ा हूं, मुझ पर कोई व्यक्ति बल लगाए परंतु मैं डिस्प्लेस ना हूं, विस्थापित ना हूं, बल तो लग रहा है, स्थापन 0 होने के कारण वर्क डन कितना होगा? वर्क डन तभी होता है जब बल लग रहा हो और वस्तु बल की दिशा में स्थापित भी हो। यहां पर इन दीवारों पर, इन दीवारों पर, एक दीवार ये, एक दीवार ये और एक, इन पे बल तो लग रहा है, ये परमाणु या अणु टकराएंगे,
दीवारों से जब मैंने ऊष्मा दी, ये मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करना शुरू करेंगे, और जब वाइब्रेट करेंगे इन दीवारों पर बल लगाएंगे, इन दीवारों पर बल लगाएंगे, कुछ ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे, कुछ वर्क डन नहीं मिलेगा। लेकिन इन्हीं मॉलिक्यूल कुछ मॉलिक्यूल इस बार पे पिस्टन पे टकराएंगे, पिस्टन पे टकराएंगे नहीं टकराएंगे? टकराएंगे। अब बताओ पिस्टन फिक्स्ड है कि मूवेबल है? मूवेबल है। पिस्टन कैसा है? मूवेबल, ये मूव कर सकता है। अब बताओ कुछ मॉलिक्यूल जिसने पिस्टन पे बल लगाया, क्या जिन मॉलिक्यूल्स ने पिस्टन पर बल लगाया, क्या उन मॉलिक्यूल्स पर लगाए गए बल के कारण क्या पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट हो? यस, पिस्टन। और अगर पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट का मान लो इतना, क्या कुछ कार्य हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। लेकिन एक बात बताओ, मैंने जितना ऊर्जा यहां ऊष्मा के रूप में दी गैस को, क्या आपको लगता है वो पूरी ऊर्जा खर्च हुई होगी? वो पूरी ऊर्जा खर्च हुई पिस्टन को डिस्प्लेस कराने में? आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि हमने जो ऊष्मा दी 100 जूल, ये यहाँ पे उपस्थित सभी मॉलिक्यूल्स, लेकिन यहाँ पर उपस्थित सभी मॉलिक्यूल्स से कुछ मॉलिक्यूल्स इस दीवार पर बल लगाया, कुछ पर, कुछ पर, और कुछ ने इस पर। मतलब जो मॉलिक्यूल्स उपस्थित हैं इस सिलेंडर के अंदर, उनका एक फ्रैक्शन, एक आंशिक हिस्सा ही केवल इस बल लगा रहा है, और आंशिक हिस्से के कारण जो बल लगेगा उसी बल के कारण होगा यहाँ पर कुछ स्थापन, और फिर मिले कुछ होगा कार्य। मतलब यहाँ जो वर्क डन होगा वो वर्क डन 100 जूल होगा कि 100 जूल से कम? जो वर्क डन 100 जूल नहीं होगा, बल्कि 100 जूल से कम होगा। क्या होगा? 100 जूल से कम होगा। आपने देखा। और ये वर्क क्या है? ये मैकेनिकल वर्क है, ये एक हाई ग्रेड एनर्जी है, एक हाई ग्रेड एनर्जी, ये एक हाई ग्रेड एनर्जी है। तो आपने देखा क्या पूरी लो ग्रेड एनर्जी पूरी हाई ग्रेड में कन्वर्ट हुई? लो ग्रेड एनर्जी 100 है, हाई ग्रेड एनर्जी से कम है। लो ग्रेड एनर्जी 100 है, हाई ग्रेड एनर्जी 100 से कम है। इसका मतलब क्या? एक लो ग्रेड एनर्जी पूरी तरीके से हाई ग्रेड में कन्वर्ट। अब आप मुझसे अगर पूछें सर लो ग्रेड हाई ग्रेड में कन्वर्ट नहीं होगी, ये बात समझ में तो आ रही है, पर इसका मूल कारण क्या है? बेसिक कारण क्या है? इसका बेसिक कारण क्या है? तो मैं इसका बेसिक कारण समझाता हूं आपको। बेसिक कारण समझाता हूं। आपने यहां 100 जूल ऊष्मा दी, इसको दी गैस को। इन 100 जूल ऊष्मा दी, यहां वर्णन पूरा 100 जूल क्यों नहीं आया? इन मॉलिक्यूल्स को आपने ऊष्मा दी, से कुछ ऊपर वाली दीवार बल लगा रहे हैं, इधर वाले पे लगा रहे हैं, कुछ नीचे वाले पे, और कुछ ही केवल पिस्टन बल लगा रहे हैं। और ऐसा क्यों हुआ? रैंडमनेस के कारण। ऐसा क्यों हुआ? रैंडमनेस के कारण। इसका कारण क्या है? रैंडमनेस। रैंडमनेस क्या कारण हुआ? इसका कारण क्या है? रैंडमनेस। अगर ऐसा होता, होगा नहीं लेकिन ऐसा होता, ये इन मॉलिक्यूल्स को जैसी ऊष्मा मिलती और इनमें रैंडमनेस ना होती, रैंडमनेस क्या होती? जीरो। रैंडमनेस क्या होती? जीरो। रैंडमनेस जीरो होने का मतलब क्या? इन मॉलिक्यूल्स को ऊष्मा मिली और इन मॉलिक्यूल्स में से किसी ने भी इस दीवार पे बल नहीं लगाया, इस पे बल नहीं लगाया, इस पे बल नहीं लगाया, बल्कि सब ने एक साथ मिलके एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, इसी को बोलते हैं जीरो रैंडमनेस। रैंडमनेस है ही नहीं, जीरो। सब डायरेक्शनल है, सब क्या है? अलाइंड है एक ही डायरेक्शन में। रैंडमनेस क्या है? जीरो। सबकी रैंडमनेस जीरो होती, सब केवल पिस्टन बल लगाते। सारे मॉलिक्यूल्स को ऊर्जा मिली और सब ने किस पे बल लगाया? अब क्या होता? सारे मॉलिक्यूल्स बल लगाते हैं, ज्यादा होता, बल ज्यादा लगता, डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होता, और तब ये ऊर्जा 100 थी तो ये 100 मिलती। इसका मतलब अगर यहां रैंडमनेस जीरो होती मॉलिक्यूल्स की, रैंडमनेस जीरो होती, मॉलिक्यूल्स की रैंडमनेस जीरो होने का मतलब मॉलिक्यूलर रैंडमनेस जीरो होती। क्या होता? जितना यहां मिला है पूरा यहां मिलता,
तब लो ग्रेड एनर्जी भी हाई ग्रेड में पूरी तरीके से, लेकिन लो ग्रेड एनर्जी हाई ग्रेड में पूरी तरीके से कन्वर्ट नहीं हो रही है क्योंकि रैंडमनेस कभी, अगर आपसे कोई पूछे एक लो ग्रेड एनर्जी लो ग्रेड क्यों है, तो आंसर होगा इट्स रैंडमनेस ऑफ मॉलिक्यूलर रैंडमनेस। अगर मॉलिक्यूलर रैंडमनेस जीरो कर दीजिए तो क्या हो जाएगी, हाई ग्रेड एनर्जी, क्या हो जाएगी, हाई ग्रेड। ठीक है, तो ये बात आप समझ पा रहे हैं। अच्छा, हम लोग, मुझे बताना तो नहीं चाहिए पर मैं यहाँ बता देता हूँ आपको। हम लोग जब बीटेक में पढ़ते हैं, बीटेक में, डिप्लोमा में नहीं, बीटेक में पढ़ते हैं, बीटेक में जब पढ़ते हैं तो हम लोग एक बात करते हैं, एक अवेलेबल एनर्जी की, अनअवेलेबल। वहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है, अगर हमने 100 जूल ऊर्जा प्रयोग, 100 जूल कौन सी ऊर्जा, थर्मल ऊर्जा, और हमें मैकेनिकल ऊर्जा मान लीजिए यहाँ 100 जूल नहीं मिली, फिर कितनी मिली, मान लीजिए मिली हम 40 जूल, कितनी मिली, 40 जूल। तो इस 100 जूल का कितना हिस्सा हमें, 100 जूल का कितना हिस्सा हमें वर्क में प्राप्त हुआ, 40। कितना प्राप्त हुआ वर्क में, कितना अवेलेबल हुआ, 40। इसको बोलते हैं अवेलेबल एनर्जी। क्या बोलते हैं, अवेलेबल एनर्जी। मतलब इस ऊष्मा का, इस हीट का जितना हिस्सा हम कन्वर्ट कर पाए अवेलेबल, ये अवेलेबल है हमें। इस 100 का थर्मल एनर्जी कितनी है, 100, लेकिन हम 100 से कितना प्राप्त कर सकते हैं, मैक्सिमम कितना प्राप्त कर सकते हैं, मान लीजिए मैक्सिमम वाली कंडीशन, मैक्सिमम कितना प्राप्त कर सकते हैं, मान लीजिए 40, ये उसकी अवेलेबल। कितना हमें नहीं मिल पाया, 100 में 40 मिला तो कितना नहीं मिल पाया, 60 नहीं मिल पाया। 60 क्या है, अनअवेलेबल, अनअवेलेबल। ठीक है, और थर्मोडायनामिक्स में एक बात पढ़ते हैं, ये अनअवेलेबल एनर्जी मतलब ना प्राप्त होने वाली ऊष्मा कितनी ज्यादा होगी, ये डिपेंड करता है पे एंट्रोपी की चीज होती है। सुन लीजिए, मैं बताने नहीं जा रहा हूं और बहुत जानने जरूरत भी नहीं, बस चूंकि मैं इसको जोड़ रहा हूं तो मैं यही बता देना चाहूँ एंट्रोपी पे। एंट्रोपी क्या होता है, बस सुन लीजिए, प्रॉपर्टी होती है। मतलब सर, यहां अगर आपने 100 जूल ऊष्मा ली, थर्मल एनर्जी 100 जूल है, तो 40 जूल अगर आपको मैक्सिमम मिला, मतलब मैक्सिमम कितना, मैक्सिमम कितना मिला, 40। कितना नहीं मिला, 60। जितना हिस्सा नहीं मिला है, जैसे 40 मिला है, 60 नहीं मिला, हो सकता है यहां 30 मिलता, 70 ना मिलता, हो सकता है 20 मिलता, 80 ना मिलता। तो कितना हिस्सा नहीं मिलेगा, नहीं मिलने का मतलब क्या, बर्बाद हो गया। इन दीवार पे, इस दीवार पे, इस दीवार पे जो फोर्स लगाया जा रहा है रैंडमनेस के कारण, वो बर्बाद ही जा रहा है, वो किसी वर्क में कन्वर्ट थोड़ी हो पा रहा है। वर्क में तो केवल वो हिस्सा कन्वर्ट हो पा रहा है जो पिस्टन पे लग रहा है। अब आप बता समझो कि जो हिस्सा अनअवेलेबल है, मतलब जो बर्बाद जा रहा है, जो वर्क में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, तो डिपेंड करेगा। अच्छा एक बताओ, अगर रैंडमनेस ज्यादा हो, रैंडमनेस ज्यादा हो, अगर रैंडमनेस ज्यादा हो, मैंने ये बताया, अगर रैंडमनेस जीरो हो तो सभी मॉलिक्यूल्स एक तरफ बल लगाएंगे, ज्यादा हो तो। रैंडमनेस अगर ज्यादा है तो हो सकता है पिस्टन के हिस्से, पिस्टन पर जो बल लगाने वाले मॉलिक्यूल की संख्या और घट जाए। अगर रैंडमनेस ज्यादा होगी तो हो सकता है पिस्टन पे बल लगाने वाले मॉलिक्यूल संख्या और घट जाए, और अगर और घट जाएगी, यहाँ जो वर्क मिल रहा है ये, अगर रैंडमनेस बढ़ेगी, अभी आपने देखा, अगर रैंडमनेस बढ़ेगी, अगर रैंडमनेस बढ़ेगी, बताओ जो अनअवेलेबल अवेलेबल एनर्जी है क्या होगी, और अगर अवेलेबल वाला हिस्सा घटा तो अनअवेलेबल वाला बढ़ जाएगा उसी तरीके से। और अभी आपने बताया अनअवेलेबल एनर्जी मतलब कितना हिस्सा हमारा नहीं मिलेगा, कितना वर्क नहीं मिल पाएगा, जो एनर्जी हमने इस्तेमाल खर्च की है उसका कितना बड़ा हिस्सा हमें वर्क में प्राप्त नहीं हो पाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो डिपेंड करता है एंट्रोपी पे। इसका मतलब क्या, जब ये बढ़ेगा तो बढ़ेगा, बढ़ेगी, मतलब क्या, क्या हम ये बोल सकते हैं एमनेस बढ़ी, बढ़ी, इसका मतलब अगर कहीं पे हमको एंट्रोपी बढ़ती हुई दिख रही है, इसका मतलब एमनेस बढ़ी होगी, एंट्रोपी बढ़ी है। बात को मैं एक लाइन में समराइज करूंगा, एंट्रोपी क्या है, एंट्रोपी माप है, दर है, मेजरमेंट है किसका, किताबों में लिखा, कई बार आपने पढ़ा होगा, व्हाट क्या होगा, आपने पढ़ा होगा मेजर, मेजर माने मेजर ऑफ
मतलब रैंडमनेस ज़्यादा होगी, एंट्रोपी ज़्यादा होगी, एंट्रोपी ज़्यादा होगी, अनअवेलेबल एनर्जी ज़्यादा होगी, अनअवेलेबल ज़्यादा, अवेलेबल एनर्जी कम, अवेलेबल कम, हाई ग्रेड एनर्जी हमें मिलेगी मिलेगी भी। इसका मतलब क्या, लो ग्रेड एनर्जी वो एनर्जी होती है, रैंडमनेस क्या होती है, रैंडमनेस होने के कारण ही वो क्या है, लो ग्रेड है। इसमें रैंडमनेस जीरो है, रैंडमनेस जीरो मतलब परफेक्टली अलाइंड, एक खास दिशा में, रैंडम नहीं खास दिशा में है, क्या है, हाई ग्रेड एनर्जी। लो ग्रेड एनर्जी है, हाई ग्रेड एनर्जी मतलब रैंडमनेस। तो मैंने यहाँ लो ग्रेड हाई ग्रेड को लेकर बात की। तो हम लोग आगे जो पढ़ेंगे उससे पहले हम लोग जो पढ़ चुके हैं उसे समराइज कर लेते हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि एनर्जी को हम दो रूप में कैटेगराइज कर सकते हैं, एक लो ग्रेड एनर्जी और एक हाई ग्रेड एनर्जी। आपने देखा कि लो ग्रेड एनर्जी और हाई ग्रेड एनर्जी में अंतर किस चीज में आ रहा था, रैंडमनेस में, रैंडमनेस में। लो ग्रेड एनर्जी में रैंडमनेस क्या थी, ज़्यादा थी, है, रैंडमनेस क्या थी, ज़्यादा थी। और हाई ग्रेड एनर्जी में रैंडमनेस क्या थी, कम थी। आप समझ ही रहे हो। अब एक बात बताओ, अच्छा हमने और क्या पढ़ा था वो भी देख लेते हैं। हमने जो पढ़ाई की उसमें हमने दो शब्द इस्तेमाल किए थे, एक अवेलेबल एनर्जी और एक अनअवेलेबल एनर्जी। कैसे याद कर रहा हूँ मैं आपको, मैंने क्या बताया था कि मान लीजिए मैंने लो ग्रेड एनर्जी ली, कितनी लो ग्रेड एनर्जी ली, मान लीजिए हमने 100 जूल ली, जो मैंने पढ़ाया उसी समझा रहा हूँ। लो ग्रेड एनर्जी कितना ली, 100 जूल। अब इस लो ग्रेड एनर्जी में कौन सी एनर्जी ली, मान लो हमने 100 जूल कौन सी ली है, ऊष्मा। कौन सी लो ग्रेड एनर्जी है, ऊष्मा, ठीक है, ऊष्मा लो ग्रेड एनर्जी है, ओके। अब इस 100 जूल से हम कितना मैक्सिमम वर्क प्राप्त किया, मैंने एक वर्ड इस्तेमाल किया मैक्सिमम वर्क, सिर्फ मैक्सिमम वर्क, ध्यान दीजिए कितना प्राप्त किया, मान लीजिए मैक्सिमम वर्क हमने प्राप्त किया 40 जूल। सर 40 ही प्राप्त होगा, 40 से ज़्यादा नहीं प्राप्त हो सकता, कम नहीं प्राप्त हो सकता, नहीं कुछ भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है रैंडमनेस पर कि इस एनर्जी में रैंडमनेस कितनी ज़्यादा है, लो ग्रेड एनर्जी में कितनी रैंडमनेस है, ठीक है, ओके। अब हमने कहा कि ये जो 40 जूल हमें ऊर्जा मिली, लेकिन ये 40 जूल ऊर्जा क्या है, ये 40 जूल ऊर्जा क्या है, ये 40 जूल जो ऊर्जा है ये है वास्तव में मैक्सिमम वर्क, ये केवल वर्क नहीं है, ये है मैक्सिमम वर्क। और ये मैक्सिमम वर्क जो हमें प्राप्त हुआ है ये किसी प्रोसेस में नहीं हुआ, ये एक साइकिल में प्राप्त हुआ है। क्योंकि हम लो ग्रेड एनर्जी को हाई ग्रेड में कन्वर्ट कर रहे हैं, लो ग्रेड एनर्जी को हाई ग्रेड एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, लेकिन इन अ साइकिल, एक साइकिल में, एक चक्र में, एक प्रोसेस में नहीं, ठीक है। मैक्सिमम वर्क इन अ साइकिल। आपको मैं बता दूं, यही जो वर्क आपको प्राप्त हुआ, यही जो मैक्सिमम वर्क प्राप्त हुआ है एक साइकिल में, इसी को हम बोलते हैं क्या, इसी को हम बोलते हैं अवेलेबल एनर्जी। क्या बोलते हैं, अवेलेबल एनर्जी। एक गलती हो रही मुझसे बार बार, मैं बोल रहा हूं अवेलेबल एनर्जी, अवेलेबल एनर्जी, और लिख क्या रहा हूं, यूए। देखो कितना एब्सेंट माइंडेडनेस है ये। अगर ऑफलाइन क्लास होती तो अब तक आप मुझे बता दिए होते कि सर आप अवेलेबल एनर्जी बोल रहे हैं और लिख रहे हैं यूए। गलत है, एब्सेंट माइंडेडनेस मेरी गलती है, मैं मान रहा हूं। ये यूए नहीं होगा, गलत सिंबल प्रयोग कर रहा हूं मैं, यूए नहीं। अवेलेबल एनर्जी का क्या मतलब होगा, एई। मैं गलत लिखे पढ़ा था अभी तक, ठीक है। थोड़ा सा ऑनलाइन क्लास में थोड़ा स्ट्रेस भी होता है कि चीज़ें रिकॉर्ड हो रही हैं, समझाना भी है, छोटे से बोर्ड में बताना है, तो थोड़ा सा स्ट्रेस होता है, इसलिए दिक्कत होती है। जहां कहीं मैंने यूए लिखा है उसे आप गलत काट दीजिएगा, आप उसके यहाँ क्या लिखेगा, एई। एई मतलब अवेलेबल एनर्जी। अवेलेबल एनर्जी की परिभाषा क्या होती है कि एक साइकिल में, एक साइकिल में जो मैक्सिमम वर्क प्राप्त होता है वही क्या होता है, अवेलेबल एनर्जी। मतलब इस लो ग्रेड एनर्जी से आप जो मैक्सिमम वर्क प्राप्त कर पाएंगे एक साइकिल में, एक चक्र में, वही होगी क्या, अवेलेबल एनर्जी। इसका मतलब है 100 जूल, हमें मिल क्या रहा है, 40 जूल। 40 जूल हमें मैक्सिमम मिल रहा है, ठीक है। मतलब और ये मैक्सिमम वर्क जानते हो कब मिलता है, जब ये साइकिल, हमें मैक्सिमम वर्क कब मिलता है, जब ये साइकिल क्या होती है, साइकिल होती है एक रिवर्सिबल साइकिल। साइकिल क्या होती है,
रिवर्सिबल साइकिल। याद रखिएगा, आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे ये बात आपको बताई जाएगी, ठीक है, कि रिवर्सिबल साइकिल होती है। रिवर्सिबल साइकिल में जो वर्क प्राप्त होता है वो मैक्सिमम वर्क प्राप्त होता है। अगर आप वर्क प्राप्त करने की बात कर रहे हैं तो वर्क प्राप्त हो रहा है तो मैक्सिमम होगा, और वर्क कंज्यूम हो रहा होगा तो मिनिमम होगा, ठीक है। ओके, अब देखिए, तो ये रिवर्सिबल साइकिल है। सर इसका मतलब ये जो वर्क प्राप्त हुआ है इस रिवर्सिबल साइकिल में, जो मैक्सिमम वर्क प्राप्त हुआ एक साइकिल में, यही है अवेलेबल एनर्जी। अवेलेबल एनर्जी का मतलब क्या? 100 जूल ऊष्मा आपने इस्तेमाल की और उस 100 जूल से आप मैक्सिमम कितना वर्क निकाल पाए, हाई ग्रेड निकाल पाए, हाई ग्रेड एनर्जी निकाल पाए, वो 40 जूल। ये अवेलेबल एनर्जी है आपकी कितनी? 40। इस एग्जाम्पल के हिसाब से 40 जूल। तो अगर 100 जूल ऊष्मा ली थी आपने, 100 का केवल 40 कन्वर्ट हुआ वर्क में, तो बाकी 60 कहाँ? 60 आप कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, 60 आपको रिजेक्ट करना पड़ेगा, एटमॉस्फेयर में छोड़ना पड़ेगा। मतलब 100 जूल ऊष्मा से जब आप वर्क बना रहे होंगे तो मैक्सिमम 40 जूल वर्क बन रहा होगा, और इस प्रोसेस के इस प्रक्रिया के दौरान, इस चक्र के दौरान क्या होगा? 60 जूल ऊष्मा आपको एटमॉस्फेयर में छोड़नी पड़ती, सिंक में छोड़नी। का मतलब जो 60 जूल था, 60 जूल था जो एग्जाम्पल के हिसाब से तो हमने 60 जूल था, ये हमें प्राप्त हुआ। और अगर हम ये प्राप्त नहीं हुआ, ये प्राप्त नहीं हुआ मतलब अनअवेलेबल एनर्जी, अनअवेलेबल एनर्जी, ये अनअवेलेबल। और अगर आपको याद हो, मैंने बताया था जब मैंने सिलेंडर बनाया था, याद है आपको? जब मैंने एक सिलेंडर बनाया था और मैंने कहा था ये पिस्टन है, अगर मैं इसको ऊष्मा दूं, लो ग्रेड एनर्जी दूं, यहाँ जो मॉलिक्यूल्स हैं इन सब की एनर्जी बढ़ जाएगी, और सब इस दीवार पे, इस दीवार पे, इस दीवार पे, सब पे बल लगाएंगे, और साथ साथ इस पे बल लगाएंगे। लेकिन एक जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका केवल एक हिस्सा, कुछ ही मॉलिक्यूल्स पे बल लगाएंगे, और जो इस पे बल लगाएंगे वही वर्क में कन्वर्ट हो पाएगा, वही बल वर्क में कन्वर्ट हो पाएगा। इसका मतलब इस दीवार पे लगने वाला बल, इस दीवार पे लगने वाला बल सब बेकार चला जाएगा। तो आप देख ही रहे हो एक बड़ा हिस्सा बर्बाद जाएगा, वो यही हिस्सा है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि अगर रैंडमनेस यहाँ 0 होती तो सारे मॉलिक्यूल्स एक ही तरफ बल लगाते हैं, एक ही तरफ बल लगाते हैं, और सभी मॉलिक्यूल्स एक ही तरफ बल लगाते हैं, सबकी एनर्जी यहाँ हमने कितना खर्च किया? 100 जूल, और हमें मिलता कितना? फिर अगर सबकी एनर्जी, सब एक ही तरफ बल लगाते, सब एक ही तरफ बल लगाते तो मिलता कितना? 100 मिलता। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि सारे मॉलिक्यूल्स एक तरफ बल लगाएंगे ही नहीं, क्योंकि उसमें रैंडमनेस है। तो ये बल क्या होगा? 100 होगा, 100 से कम? 100 से कम होगा। हमारे एग्जाम्पल में कितना मिल रहा है? 40 जूल मिल रहा है। यही हमारी क्या है? अवेलेबल एनर्जी। जो नहीं मिल पाई वो क्या है? अनअवेलेबल एनर्जी। आप समझ ही रहे हैं, समझ रहे हैं बात को? एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान लीजिए हमने सब्जी खरीदी। अब सब्जी खरीदते हैं मार्केट में, कई बार हम लोग जाते हैं, अच्छी दुकान सब्जी लेते हैं, थोड़ा महंगी मिलती है। मान लीजिए हमने कोई सब्जी खरीदी, मान लीजिए हमने मटर खरीदी, हमने 1 किलो मटर खरीदी। मटर क्या है? मान लीजिए लो ग्रेड एनर्जी। अब हम इस मटर क्यों लो ग्रेड बोल रहे हैं? क्योंकि मटर जब खरीदते हैं तो मटर के छिलके का थोड़ी प्रयोग कर लेते हैं, मटर के दाने ही प्रयोग होते हैं। मतलब एक हिस्सा तो फेंकना ही पड़ेगा। क्या फेंकना पड़ेगा? छिलका। मतलब अगर आपने 1 किलो मटर खरीदी, तो सब्जी जब बनाओगे तो 1 किलो मटर बनेगी नहीं, उसमें मान लो 400 ग्राम छिलका है, फेंकना पड़ेगा। मतलब 1 किलो मटर में 400 ग्राम छिलका फेंकना पड़ेगा, तो मिलेगा कितना तुम्हें? मान लो 60। क्या एग्जाम्पल को सटिस्फाई करवाएं तो क्या करें? मान लो आपने मटर कितनी ली? 1 किलो। 1 किलो क्या बोलते हैं? मान लो 1000 ग्राम, 1000 लिया, ठीक है, 1000 ग्राम लिया। अब इसमें आपने मान लीजिए मटर बहुत ज़्यादा छिलकही थी, मतलब उसमें मटर के दाने बहुत कम थे, बहुत पिचकी मटर थी, तो आपने देखा केवल 400 ग्राम ही मटर के दाने निकले, बाकी 600 ग्राम छिलका निकला। एक बात समझ सकते हैं आपने? क्या पूरी मटर इस्तेमाल हुई सब्जी बनाने में? नहीं। कितना इस्तेमाल हो पाएगी? ये दाने 400। तो ये आपका अवेलेबल हिस्सा है। सॉरी, फिर देखो मैं फिर गलत लिख रहा हूँ। ये आपका अवेलेबल हिस्सा है, मतलब अवेलेबल एनर्जी, और ये आपको फेंकना पड़ेगा, गाय को खिलाना पड़ेगा। ये है अनअवेलेबल एनर्जी, ये है अनअवेलेबल एनर्जी। यही आप किसी दुकानदार के पास जाइए और अच्छी दुकानदार पास जाइए, अच्छी सब्जी लीजिए। तो आप जब अच्छी सब्जी लेंगे, मतलब बड़े बड़े दाने वाली मटर, पिचकी नहीं, बढ़िया मटर, जब बढ़िया मटर लेके आओगे तो क्या होगा? 1000 ग्राम मटर। अब क्या छिलका अभी उसमें उतना ही निकलेगा, कम निकलेगा?
कम निकलेगा। अच्छी मटर लेके आओ भाई, दाने भी तो होंगे। तो मालूम पड़ा अब 600 ग्राम दाना निकला मटर, और वो कितना निकला, छिलका कितना निकला, 400 ग्राम निकला। तो आप देखो, अगर अच्छी क्वालिटी की मटर होगी, यहाँ देखो वैल्यू इतनी हमने लिया 1 किलो है, 1 किलो है, लेकिन ये घटिया क्वालिटी का है, मतलब लो ग्रेड का है, ये हाई ग्रेड का है, थोड़ा इससे इसकी तुलना में हाई ग्रेड है। देखो तो जो हिस्सा हमारा वर्क में कन्वर्ट होगा, मतलब जो अवेलेबल वाला होगा, उसकी मात्रा बढ़ गई घट गई, बढ़ गई। यहाँ देखो ये वैल्यू है कम, ये वैल्यू है ज़्यादा, मतलब जो एनर्जी आप लेके चल रहे हो उसको वर्क में कन्वर्ट करना, मतलब जो लो ग्रेड एनर्जी लेके चल रहे हो उसमें जितना ज़्यादा रैंडमनेस होगी, जितनी घटिया क्वालिटी की होगी, वर्क जो प्राप्त होगा आपको, मतलब जो अवेलेबल एनर्जी होगी उतना ही कम होगी। समझ रहे हो बात को? तो मैं एक लाइन में समराइज करता हूँ फिर से। इसका मतलब क्या, अगर रैंडमनेस ज़्यादा, रैंडमनेस ज़्यादा तो अवेलेबल एनर्जी ज़्यादा की कम, कम, या अनअवेलेबल एनर्जी, अनअवेलेबल एनर्जी क्या, ज़्यादा। और आपको मैं बता रखा हूँ कि ये अनअवेलेबल एनर्जी कितनी ज़्यादा होगी या अवेलेबल एनर्जी कितनी कम होगी, ये बात बताती है एक प्रॉपर्टी, सिस्टम की प्रॉपर्टी, तो बोलते हैं एंट्रोपी। तो क्या बोलते हैं, एंट्रोपी। एंट्रोपी के बारे में आप थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत, ये बीटेक का पार्ट है, डिप्लोमा का नहीं है। तो आप समझो, जब अनअवेलेबल एनर्जी ज़्यादा होगी तो एंट्रोपी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और आप देख रहे हो कि अनअवेलेबल एनर्जी कितनी ज़्यादा होगी, ये डिपेंड करेगा एंट्रोपी पे, लेकिन अनअवेलेबल एनर्जी कितनी ज़्यादा होगी, ये बात रैंडमनेस पे भी डिपेंड कर रही है। इसका मतलब क्या, हम कह सकते हैं एंट्रोपी कब ज़्यादा होगी, जब रैंडम। और इसी बात को जोड़ के मैंने एक लाइन में लिखा था, एंट्रोपी जो प्रॉपर्टी है सही मायने में क्या बताता है, रैंडमनेस के बारे में, रैंडमनेस की माप है वो, रैंडमनेस की माप, ठीक है। मतलब एंट्रोपी ज़्यादा मतलब रैंडमनेस ज़्यादा, एंट्रोपी कम मतलब रैंडमनेस कम। तो एंट्रोपी इज द मेजर, मेजर माने माप, मेजर ऑफ रैंडमनेस इन द सिस्टम, ठीक है। ये बात हमने बताई थी, इतनी बात समझ में आई आपको? ओके। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, इम्पैक्ट ऑफ जेट। और इम्पैक्ट ऑफ जेट में हम लोग जब पढ़ेंगे तो उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। हाइड्रोलिक टरबाइन की बात करें, हाइड्रोलिक टरबाइंस, हाइड्रोलिक, तो हाइड्रोलिक टरबाइंस में होता क्या है, फ्लूइड की एनर्जी में कन्वर्ट होती है मैकेनिकल एनर्जी। थर्मोडायनेमिक्स अगर आपने पढ़ा होगा तो आपने एनर्जी को क्लासिफाई किया होगा दो रूप में, एक हाई ग्रेड एनर्जी और लो ग्रेड एनर्जी। सर ये मैकेनिकल एनर्जी जो है ये किस कैटेगरी में आती है, मैं आपसे बताना चाहूँगा, ये हाई ग्रेड एनर्जी में आती है, हाई ग्रेड एनर्जी। सर ये फ्लूइड एनर्जी जो है ये किस कैटेगरी में आती है, ये भी हाई ग्रेड एनर्जी है, ये भी हाई ग्रेड। और आपने अगर थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है, आपने ये पढ़ा होगा कि एक हाई ग्रेड एनर्जी का दूसरी हाई ग्रेड एनर्जी में थ्योरेटिकली, सैद्धांतिक तौर पे 100% कन्वर्जन किया जा सकता है, सैद्धांतिक तौर पे। प्रैक्टिकली 100% नहीं होगा, उससे कम ही होगा। लेकिन अगर एक लो ग्रेड एनर्जी है, लो ग्रेड एनर्जी है, उसका हाई ग्रेड एनर्जी में कन्वर्जन कभी भी 100% नहीं होगा, 100% नहीं होगा, 100% से कम होगा। और अगर एक हाई ग्रेड एनर्जी है का कन्वर्जन आप किस में करें, लो ग्रेड एनर्जी में, तो ये भी 100% कन्वर्ट हो सकता है। सर आप बताना क्या चाहते हैं इससे, मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये एनर्जी, फ्लूइड एनर्जी, हाई ग्रेड एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी इसमें हम कन्वर्ट करेंगे वो भी एक हाई ग्रेड एनर्जी, और एक हाई ग्रेड एनर्जी का दूसरी हाई ग्रेड एनर्जी में 100% कन्वर्जन पॉसिबल। ठीक सर, मालूम पड़ गया इतना, क्या आप क्या बताना चाहते हैं? देखो आपने पावर जनरेशन देखा होगा दो जगह, तो और भी जगह होता है, मैं दो जगह बात कर रहा हूँ, एक हाइड्रो पावर प्लांट, एक थर्मल पावर। थर्मल पावर प्लांट अगर आपने पढ़ा है, थर्मल पावर प्लांट में अगर आप इफिशिएंसी देखें तो
30%, 30%, 35%, बहुत ज़्यादा अगर हम उड़ के जाएं तो 40%, इसके आसपास अगर आपको मिल जाए तो आप बहुत खुश। थर्मल पावर प्लांट में 35-40% मिल जाए, बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी की। क्यों कि थर्मल पावर प्लांट में आप कन्वर्ट कर रहे हैं एक लो ग्रेड एनर्जी को हाई ग्रेड में। 100% पॉसिबल ही नहीं है, 50% नहीं पॉसिबल हो पाता। तो आप 30-35-40% कन्वर्ट कर ले रहे हैं एक लो ग्रेड एनर्जी को हाई ग्रेड में, बहुत खुशी की बात है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये आपके लिए। ये आपने पढ़ा एक हाई ग्रेड का दूसरे हाई ग्रेड में 100% कन्वर्जन पॉसिबल है, कन्वर्जन पॉसिबल है। भाई आप हाइड्रोलिक टर्बाइन बात करें, थर्मल पावर प्लांट में तो 30-35-40% में आप खुशियाँ मनाएंगे। लेकिन अगर यही थर्मल पावर प्लांट ना हो, हाइड्रो पावर प्लांट हो, हाइड्रो पावर प्लांट में हाई ग्रेड का हाई ग्रेड में कन्वर्जन है, यहाँ एफिशिएंसी 30-35% मिलेगी तो खुशी होगी, दुखी होंगे आप, दुखी हो जाएंगे। कितना होना चाहिए एफिशिएंसी? होनी चाहिए आपकी 80, 85, 90, 95 इसके आसपास, मतलब आपको 80% से ऊपर एफिशिएंसी, तब आप खुशी की बात है। कि हम हाइड्रो टर्बाइन पढ़ रहे हैं, हाइड्रो टर्बाइन हाइड्रो पावर प्लांट का एलिमेंट है। हम लोग एफिशिएंसी जब देखेंगे, एफिशिएंसी 80%, 90% मिल रही है, तभी हमारा पर्पस सॉल्व होगा। अगर एफिशिएंसी 30% मिले, 50% मिले तो हमारा पर्पस सॉल्व नहीं होगा। हाइड्रो टर्बाइन में हाई ग्रेड एनर्जी को हाई ग्रेड में कन्वर्ट हो, ध्यान दीजिएगा। थर्मल पावर प्लांट में 35-40% की अच्छी बात, पर हाइड्रो पावर प्लांट में 40% अच्छी बात नहीं है, यहाँ पे 80% से ऊपर मिलना चाहिए। तो अभी हम एक टॉपिक पढ़ेंगे इम्पैक्ट ऑफ जेट। वहाँ पे हम लोग पावर कन्वर्जन के दौरान एफिशिएंसी, आप देखिएगा जहाँ भी एफिशिएंसी 30% या 40% के आसपास आएगी तो वहाँ हम लोग उसको छोड़ देंगे। हम कहेंगे ये हमारे मतलब की जहाँ एफिशिएंसी हमको 100%, 80%, 90% मिलना शुरू होगी, कहेंगे ये हमारे मतलब की। और अब हम इसके ऊपर क्या डेवलप करेंगे? अपनी टर्बाइन। बात को याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़ा सा बात कर लें आपसे, इम्पैक्ट ऑफ जेट टॉपिक है। टर्बाइन की बात करने से पहले हमें इम्पैक्ट ऑफ जेट पढ़ना पड़े, बिना इसको पढ़े हम उसको कायदे से समझ नहीं। तो इम्पैक्ट ऑफ जेट एक टॉपिक है, इसकी क्या मतलब इसको पढ़ने का? इम्पैक्ट ऑफ जेट, तो इम्पैक्ट का मतलब होता है बेटा फोर्स अप्लाइड। आप समझ रहे हो, कोई भी चीज़ का इम्पैक्ट पढ़ने का मतलब है उसने कितना फोर्स लगाया। किसके इम्पैक्ट की बात हो रही है? जेट की, का मतलब फोर्स अप्लाइड द्वारा, फोर्स अप्लाइड बाई जेट, अप्लाइड बाई, हमें क्या निकालना है? फोर्स अप्लाइड बाई जेट। इम्पैक्ट ऑफ जेट का मतलब फोर्स अप्लाइड बाई जेट। जेट क्या होता है सर? जेट का मतलब होता है बेटा नोजल से बाहर आने वाला पानी, हाई प्रेशर पे आ रहा होगा, लिक्विड कमिंग आउट फ्रॉम नोजल। देखिए ये क्या है? नोजल है, नोजल से ये पानी बाहर आ रहा है, ये पानी बाहर। अब ये नोजल से जो पानी आ रहा है, इसको, ये जो पानी है इसको ही बोलेंगे जेट, जेट बोलेंगे, धारा बोलते हैं, जेट मतलब धारा। अब ये जेट जो आ रहा है हाई प्रेशर पे, हाई काइनेटिक एनर्जी पर, अगर ये इसके रास्ते में हम कोई प्लेट रख दें, इसके रास्ते में हम कोई प्लेट रख दें, क्या ये जेट जब इस प्लेट पर टकराएगा क्या प्लेट पर बल नहीं लगाएगा? बताइए, लगाएगा। यही हो जाएगा, ये बल ही हो जाएगा इम्पैक्ट ऑफ। इम्पैक्ट ऑफ जेट का सीधा मतलब है कि जब भी कोई जेट होगा, प्लेट पर टकराएगा, किसी वस्तु पर टकराएगा, पर कितना बल लगाएगा, और उसी बल को हम निकालेंगे। ठीक है, चलिए अब बात ये होती, ठीक सर हम इम्पैक्ट का मतलब समझ गए, जेट का मतलब समझ गए, क्या निकालना ये भी समझ, पर निकालेंगे कैसे? देखिए निकालेंगे कैसे? तो जब भी हमें ये इम्पैक्ट निकालना होगा, मतलब फोर्स अप्लाइड बाय जेट निकालना होगा, हमें सहायता देगा न्यूटन का सेकंड, न्यूटन का सेकंड। अब न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है? न्यूटन का सेकंड लॉ बोलता है कि अगर किसी वस्तु पर लगने वाला नेट फोर्स निकालना है, उस वस्तु के मोमेंटम में होने वाले परिवर्तन को निकालें। क्या कहिए? वस्तु के मोमेंटम में होने वाले परिवर्तन की दर निकाल लीजिए, और वो वस्तु के मोमेंटम में होने वाले परिवर्तन की दर ही वस्तु पे लगने वाले नेट फोर्स बराबर हो। अभी हम बताते भी हैं। मैंने यहाँ क्या लिखा है? हमें फोर्स निकालना है। ये फोर्स
उत्पन्न होगा, कॉस्ड बाई मतलब उत्पन्न होगा, किसके द्वारा? चेंज इन लीनियर मोमेंट। और यही बात कहाँ से मिली हमको? न्यूटन का सेकंड लॉ। एक बात ध्यान दीजिएगा, हम क्या निकालने जा रहे हैं? फोर्स क्या होती है? सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी। ये फोर्स किसके बराबर होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम भी क्या होता है? एक सदिश राशि। तो इसका मतलब हम किससे डील कर रहे हैं? एक वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, सर हम वेक्टर क्वांटिटी से डील कर रहे हैं, इससे क्या खास बात है? अभी हम जब फार्मूला डेवलप करेंगे फैक्ट को निकालने वाला, तो इसका इस्तेमाल है। अगर आप इतनी बात याद रखिएगा कि वेक्टर क्वांटिटी, आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। आगे देखेंगे कैसे आसान हो। अब देखिए, ठीक सर आपने ये बताया हमको, कर भी लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये इम्पैक्ट निकालना क्यों आवश्यक है हमारे? देखिए, आप टरबाइन की बात करते हैं, टरबाइन में क्या होता है? जैसे मान लीजिए हम पहले एक इम्पल्स टरबाइन की बात करते हैं। इम्पल्स टरबाइन, इम्पल्स टरबाइन क्या होता है? हम आपको समझाएं का, जैसे परेशान मत होइए। मान लीजिए डैम है, ये पाइप है, इस पाइप को हाइड्रोलिक्स की भाषा में पेन स्टॉक बोलते हैं, और इसके एंड में लगा हुआ है नोजल। यहाँ पे वाटर है। अब यही वाटर जो है यहाँ से आ रहा है। अब अगर ये पानी यहाँ से यहाँ आएगा, ये नोजल के एंड में एक जेट बनेगी, मैं बोल रहा हूँ जेट। अब ये जेट जो होगा टरबाइन के ब्लेड पर टकराएगा, टरबाइन की ब्लेड। अब ये टकराएगा, जब टकराएगा तो ब्लेड पे क्या लगाएगा? बल। आप जानते हो पानी टकराएगा ब्लेड पर तो पानी बल लगाएगा। आपको नहीं लगता कि ये जो बल है, ये बल इस टरबाइन के सेंटर के अलोंग के अबाउट टॉर्क उत्पन्न करेगा, और वो टॉर्क जो होगा, आघूर्ण जो होगा, इस टरबाइन को रोटेट करेगा। और अगर टरबाइन रोटेट करेगी, अगर टरबाइन रोटेट करेगी, टरबाइन से जुड़ा होगा एक शाफ्ट, शाफ्ट भी रोटेट करेगा। और अगर ये शाफ्ट रोटेट किया, इसका मतलब हमें क्या मिल गई? कल शाफ्ट रोटेट करना शुरू किया, इसका मतलब हमें मैकेनिकल। और अब हम इस शाफ्ट को जहाँ भी जोड़ दें, वहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी हो जाएगी। हम इस शाफ्ट को जनरेटर जोड़ दें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलना शुरू हो जाएगी। शाफ्ट को हम किसी और मशीन जोड़ दें, वो चलना शुरू, मतलब मैकेनिकल एनर्जी में मिल गई। लेकिन अगर मैकेनिकल एनर्जी कितनी मिली हमें निकालना हो, पहले हमें पता करना होगा कि कितना टॉर्क लगा। क्या टॉर्क लगाने कितना लगा, ये निकालने के लिए क्या हमें ये फोर्स निकालना आवश्यक है? यस, क्योंकि फोर्स और इस डिस्टेंस का गुणनफल ही तो क्या टॉर्क है। आप देख पा रहे हैं, पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? प्लेट पर लगने वाला फोर्स। प्लेट क्या है? प्लेट ही तो कर्व है, फ्लैट हो, कुछ भी हो सकती है। देखेंगे कब कौन सी प्लेट होगी। प्लेट पे लगने वाला अगर आपने फोर्स निकाल लिया तो आगे की कहानी बन जाएगी हमारी। प्लेट पे लगने वाला फोर्स फैक्ट ही तो, फैक्ट ऑफ जेट। पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। हम लोग धीरे धीरे शुरुआत करेंगे, पहले फ्लैट प्लेट, कर्व प्लेट लगने वाले डालते जाए, हमारा कौन सा प्लेट यूज। अब देखिए, अब अभी आपने मैंने बताया आपको, हम लोग जो इम्पैक्ट ऑफ जेट है उसका इस्तेमाल किस लिए कर रहे होते हैं? इस प्लेट पर कितना बल लगे। क्या सर इतना ही यूटिलिटी है इसकी, इतना ही उपयोगिता है इस इम्पैक्ट ऑफ जेट वाले चैप्टर की? अलावा और भी है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वाटर कैनन है। कभी कहीं दंगा उंगा हो जाता है तो आपने देखा होगा इसका प्रयोग करती है वाटर कैनन। वाटर कैनन ये है, इससे पानी निकल रहा है और इस व्यक्ति पर गिर रहा है। आपको क्या लगता है ये वाटर कैनन का प्रयोग क्यों? पानी क्यों गिरा रहे हैं इसके ऊपर? हम इसको भिगोना चाहते हैं? भिगोना नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं पानी के द्वारा इस पर कुछ चोट लगे, ताकि ये हतोत्साहित हो। ठीक है, तो पानी के द्वारा चोट लगे, पानी से द्वारा चोट कैसे लग सकती है? बस लग सकती है। अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा, इम्पैक्ट ऑब्जेक्ट ही तो है ये। पानी गया, इस पर टकराया, जब टकराया तो इस पर क्या लगाएगा? इम्पैक्ट। और वो इम्पैक्ट इतना सीवियर होता है कि इसको बहुत ज़्यादा चोटें लगती है, भाग जाता है।
प्रकार हम तरंगों को कंट्रोल कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, मतलब यहाँ पे भी इसका प्रयोग है। अब हम देखते हैं, फार्मूला डेवलप करते हैं। फार्मूला डेवलप करना बहुत बड़ी चीज़ है। यहाँ मैक्सिमम बच्चे ये नहीं समझ पाते, फैक्ट ऑफ जेट का फार्मूला ये आया तो कैसे। क्या आप देखिएगा इसकी बारीकी क्या। ये न्यूटन का सेकेंड लॉ, न्यूटन का सेकेंड लॉ, न्यूटन का सेकेंड लॉ ये कहता है कि नेट फोर्स, फोर्स नहीं है ये, नेट फोर्स, हाँ, नेट फोर्स जो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम बराबर होता है। मैकेनिक्स में आपने पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिएगा। मैंने यहाँ लीनियर शब्द लिखा, ध्यान दीजिएगा, रेखीय संवेग। तो रेखीय संवेग में अगर आप ले रहे हैं तो फोर्स आएगा। अगर आप यहाँ लीनियर ना लिए होते, यहाँ एंगुलर लिए होते, थोड़ी संवेग, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम होता है टॉर्क के बराबर। जब भी लिखा हो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम वो है फोर्स, अगर लिखा हो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम टॉर्क, ध्यान दीजिएगा। अब ठीक है सर, तो फोर्स बराबर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम करेंगे तो ये आएगा F बराबर m इंटू ए, ये आपने पढ़ा भी होगा बहुत पहले। न्यूटन का सेकंड लॉ से फार्मूला आता है F बराबर m इंटू, हाँ F क्या है, नेट फोर्स, ए क्या है, एक्सीलरेशन। लेकिन ये एक्सीलरेशन उसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स के वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक सर, आप इस एक्सीलरेशन को, त्वरण को क्या लिख सकते हो, वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन की दर। एक बात ध्यान दें, अगर किसी पिंड पर बल लग रहा है, अगर किसी पर बल लग रहा है और बल लगने से उसके एक्सीलरेशन में परिवर्तन हो रहा है, सॉरी वेलोसिटी में परिवर्तन हो रहा है। पहले वेलोसिटी v इनिशियल थी, बाद में v फाइनल होगी, और आपको डालना हो त्वरण। त्वरण कैसे निकलेगी, वेग परिवर्तन की, वेग परिवर्तन की दर। और परिवर्तन का मतलब होता है चेंज। कहीं पर भी अगर आप चेंज निकाल रहे हैं, चेंज कहीं पर भी किसी भी चीज़ का हमेशा किया जाता है फाइनल माइनस फाइनल क्वांटिटी में क्वांटिटी घटा दिए चेंज। आप अगर यहाँ वेलोसिटी में परिवर्तन निकालना चाहें, वेलोसिटी में परिवर्तन क्या होगा, वेलोसिटी में परिवर्तन होगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ये क्या है, वेग परिवर्तन, और अगर आपने टाइम से डिवाइड कर दिया तो वेग परिवर्तन दर। और अगर ये वेग परिवर्तन की दर है, क्या है, त्वरण, क्या है। लेकिन ये वेग परिवर्तन की दर या त्वरण किस डायरेक्शन में है, जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स अप्लाई किया, डायरेक्शन में आपने फोर्स अप्लाई किया है। फोर्स बराबर m, ए को क्या लिखा हूँ, ये वेग परिवर्तन दर। अब आप एक काम कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको रीअरेंज करेंगे फार्मूले को। क्यों ना हम इस टाइम वाले फैक्टर को मास के नीचे ले जा सकते हैं, ले गए। अगर आप मास के नीचे ले जाएंगे तो ये m/t हो जाएगा, और m/t आप जानते हैं क्या होता है, मास फ्लो। मास फ्लो क्या होता है, मास मास फ्लो रेट। मास फ्लो रेट क्या होता है, इसको हम जब भी कोई चीज़ रेट होती है उसके ऊपर बिंदी लगा देते हैं, डॉट। ये हो गया m था मास, डॉट लग गया मास फ्लो रेट। मास फ्लो रेट का मतलब होगा m/, अब m/t। अच्छा एक बताइए, मास को क्या बोलते हैं, डेंसिटी वॉल्यूम। टी यहाँ वॉल्यूम का मतलब और टी का मतलब टाइम। और आपने पढ़ रखा है वॉल्यूम पर टाइम होता है डिस्चार्ज। तो क्या इस प्रकार, अच्छा और क्यू को क्या लिखते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं हम लोग, ए इंटू। इस प्रकार मास फ्लो रेट के क्या क्या फार्मूले हो गए, मास फ्लो रेट बराबर एक तो हुआ ये रो क्यू, एक हुआ रो ए। तो आप याद रखिएगा जहाँ जहाँ मास फ्लो रेट होगा वहाँ मैं कभी रो क्यू लिखूंगा, रो है डेंसिटी, मास डेंसिटी, और डिस्चार्ज ये है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एवरेज वेलोसिटी। तो हम इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे, मास फ्लो रेट बराबर रो क्यू बराबर रो का प्रयोग करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ओके। थोड़ा सा और बात करते हैं, थोड़ा सा देखिए। ठीक सर आपने इतना बताया, लेकिन सर यहाँ पे ये इनिशियल वेलोसिटी का मतलब, अब देखिए m/t क्या था, मैंने m/t को मैंने m डॉट लिख दिया, यहाँ फार्मूला ये बन गया।
अब सर यहाँ ये इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी क्या है? देखिए, इनिशियल वेलोसिटी का मतलब होता है बिफोर स्ट्राइकिंग द प्लेट, वेलोसिटी बिफोर स्ट्राइकिंग द प्लेट, प्लेट पर टकराने से पहले की। और वी एफ का मतलब क्या है? फाइनल वेलोसिटी का बिफोर वेलोसिटी आफ्टर स्ट्राइकिंग द प्लेट, प्लेट पर टकराने के बाद की वेलोसिटी। याद रखिएगा, हम अभी जब फॉर्मूला डेवलप करेंगे तब प्रयोग। ओके, आगे अगले साइड पे आते हैं। ठीक, अब यहाँ देखिए, अब आपको यहाँ पे एक नोजल दिख रहा होगा, ये है नोजल। मैं इसको एन लिख दे रहा हूँ ताकि मालूम पड़े ये नोजल है। और यहाँ पे आपको जेड भी दिख रहा होगा। जेड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको? मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको जेड समझ में आए। ये देखिए जेड मुड़ गया, जेड है। अब ध्यान दीजिए, जब ये जेड, इस जेट का एरिया स्मॉल ए दिया है, इस जेट की वेलोसिटी भी, जब इसका प्रयोग करेंगे, जब ये जेट प्लेट पर टकराएगा, अनुभव होगा आपको कि अगर प्लेट पर धारा टकराएगी, प्लेट पर धारा टकराएगी, प्लेट पर बल किधर लगेगा? निकालना है कि अगर आपको प्लेट पर लगने वाला बल प्राप्त हो जाए, प्लेट पे लगने वाला बल किसके द्वारा? जेट के द्वारा। अगर आपको जेट के द्वारा प्लेट पे लगने वाला बल प्राप्त हो जाए, तो आपका काम बन गया। आपके टॉर्क, प्लेट पे लगने वाला बल प्राप्त कर लिए, लगने वाला टॉर्क मालूम पड़ जाएगा, अब काम आगे बढ़ता जाएगा। अब जरा देखिए, इसका मतलब यही वो चीज़ है जिसे हम निकालना चाहते हैं, यही हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, यही हम, इसी में हम क्या हैं? इंटरेस्टेड हैं। इसी में हम इंटरेस्टेड, ठीक है, यही हमारा क्या है? कंसर्न है, इट्स अवर कंसर्न, इसी में इंटरेस्टेड। पर बात उठती है कि प्लेट पर बल लगाया किसने? प्लेट पे बल लगाया है जेट ने, लगाया है, यह है ड्यू टू जेट। ठीक सर, हम ये निकालना चाहते हैं प्लेट पर लगने वाला बल। प्लेट बल कौन लगा रहा है? जेट लगा रहा है। लेकिन कैसे निकालेंगे? देखिए, अगर आप यहाँ पे देखिए, ये जेट है, प्लेट पर टकरा रहा है, प्लेट पे बल लगा रहा है, लेकिन जेट खुद क्या हो रहा है जेट के साथ? जेट यहाँ पर टकराने के बाद जेट दो हिस्सों में बढ़ गया, जेट दो हिस्सों में बढ़ गया, बाइफरकेट हो गया, हिस्सों में बढ़ गया। अब एक चीज़ समझिएगा, हमारे पास एक चीज़ है फार्मूला, आप जानते हो फार्मूला, फार्मूला क्या है? कलर बदल रहा हूँ फिर से। हमारे पास फार्मूला है नेट फोर्स का, फोर्स बराबर होता है एम डॉट पी फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। अब सवाल ये उठता है कैसे निकाल उस फार्मूले का प्रयोग कर। देखिए, एक चीज होती है संवेग, मास, वेलोसिटी। आप समझिए, ये संवेग में वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी। अगर वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, संवेग भी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी सदिश राशि है, संवेग भी सदिश राशि बन गया। और एक सदिश राशि का परिवर्तन कितने प्रकार से हो सकता है? प्रकार से हो सकता है, या तो परिमाण बदल जाए, या तो दिशा बदल जाए, या दोनों बदल जाए। मतलब सदिश राशि तीन तरीके से बदल सकती है, या तो परिमाण बदल जाए, या दिशा बदल जाए, या दोनों बदल। और आप जानते हो, अगर वेलोसिटी बदली, संवेग बदल जाएगा, और अगर संवेग बदला, संवेग परिवर्तन की दर क्या होगी? अब यहां सवाल उठता है, यहाँ पे दो चीजें हैं, जेट और प्लेट। यहाँ पे आप, इसका संवेग बदलता हुआ दिख रहा है, इसका संवेग बदलता हुआ दिख रहा है। इसके बारे में आपको मालूम है कि
जेट, जेट का संवेग बदल, कैसे? जेट यहां से चला, दो हिस्सों में बढ़ गया, जेट का परिमाण, जेट की वेलोसिटी का परिमाण बदला कि नहीं बदला ये हमें अभी नहीं मालूम, आगे देखेंगे बदला कि नहीं बदला। पर एक बात तो तय है, जेट की वेलोसिटी दिशा बदली। अगर जेट की वेलोसिटी की दिशा बदल गई, जेट का संवेग बदल गया ना, इसका मतलब जेट और प्लेट में जेट का संवेग चेंज। अगर मैं इस फार्मूले लगाना चाहूं, सॉरी, अगर मैं इस फार्मूले को लगाना चाहूं, अभी ये फार्मूला किसके लगाया जा सकता है? जेट के लिए, जेट के लिए, आप कहोगे जेट के लिए, जेट का संवेग, संवेग परिवर्तन की दर वाला फार्मूला है, ये लगेगा जिसका संवेग परिवर्तित हो रहा है, इसका संवेग परिवर्तित हो रहा है यहाँ पर। इसका मतलब यहाँ पे हम ये फार्मूला अगर लगाना चाहें लगा सकते हैं जेट के। अच्छा, अगर हम ये फार्मूला जेट के लगाएंगे तो ये बल किस पे निकल के आया है? ये बल निकल के आएगा जेट वाला, जेट पर लग रहा है। लेकिन हमारा जो कंसर्न है, हमारा इंटरेस्ट है वो पर है, प्लेट पर। सर आप निकालना चाहते हो प्लेट पे लगने वाला बल, वहाँ निकाले पड़े हो जेट वाला बल, ऐसा क्यों कर रहे हो? ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम प्लेट पे लगने वाला बल डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, हमें जेट पे लगने वाला बल ही निकाल के बाद हम प्लेट पे लगने वाला बल निकाल लेंगे। कैसे, समझ में आया? संवेग परिवर्तन हो रहा है जेट का, बल किस पर निकल के आएगा? जेट पर। जेट पर जब बल निकल आएगा तो हम उसकी प्लेट पे लगने वाला बल निकाल लेंगे। ऐसे देखिए सर, अगर मैं यहाँ फाइनल वेलोसिटी जेट की रखूँ, इनिशियल जेट की रखूँ, तब बल क्या आएगा? बल आएगा जेट पर लगने वाला। ओके, अब एक बात समझिए सर, जेट पे बल लगने वाला बल किधर होगा? देखिए मैं जानता हूं कि अगर प्लेट पर बल इधर लगा है तो जेट पर बल इधर। तो आपका प्रश्न होगा सर मुझे तो नहीं पता, आप जानते हो मुझे तो नहीं पता। एक बात समझिए, ये जो फार्मूला है भी बॉडी पर लगाना है, लगाते समय बल की जो डायरेक्शन आपको माननी, आप मान, इधर माननी है तो मैं किसके लगा रहा हूँ? जेट के लिए। मैंने जेट पर इधर लगता हुआ माना है बल को, जेट पर लगने वाले बल को इधर माना है, आप कहीं इधर मान लीजिए। ये फार्मूला आंसर पॉजिटिव अगर दे रहा है का मतलब आपके द्वारा मानी गई बल की डायरेक्शन, और अगर ये फार्मूला आंसर नेगेटिव दे रहा है इसका मतलब आपने जो डायरेक्शन मानी है फोर्स गलत है, डायरेक्शन सही मायने में उसकी अपोज। इसका मतलब कि कौन सी डायरेक्शन होगी, अगर आप गलत ही मान लोगे तो नुकसान नहीं होगा, वो फार्मूला अपने आप बता देगा। मुझे पता है कि जेट पर लगने वाला बल इधर होगा इसीलिए मैंने इधर माना है, आप इधर मान लीजिए। प्लेट पर लगने वाला बल इधर होगा, मुझे पता है इसलिए मैंने इधर माना, आप इधर मान लीजिए। फार्मूला अपने आप बता देगा कि कौन सा बल किधर है। अब सर ये बताइए संवेग परिवर्तन किसका हुआ? जेट का। संवेग परिवर्तन जेट का हुआ तो किस पर ये फार्मूला किस पर बल बताएगा? जेट पर। लेकिन सवाल ये उठता है जेट पर धारा पर ये बल लगाया किसने? आप देख रहे हैं ये जेट इस संवेग में परिवर्तन कब हुआ? टकराने के बाद। इस संवेग परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कौन होगा? ये प्लेट का मतलब ये बल जो जेट पर लग रहा है ये किसके द्वारा लग रहा होगा? ये जो एफ जेट है, ये जो एफ जेट है ये किसके कारण आ रहा होगा? टू प्लेट, टू प्लेट का मतलब प्लेट पे बल लगाएगा जेट, जेट पे बल लगाएगा प्लेट। ठीक है, और आप जानते हो अगर प्लेट के द्वारा जेट पर बल इधर लगा है, जेट के द्वारा प्लेट पर बल इधर लगेगा कि हर एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट। न्यूटन का थर्ड लॉ यही बताता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट। ध्यान दीजिएगा जो एक्शन और रिएक्शन होते हैं परिमाण में बराबर होते हैं, दिशा में विपरीत होते हैं, परंतु अलग अलग बॉडी पे से ये जेट वाला फोर्स जेट पे लगेगा और इसका रिएक्शन प्लेट पे लगेगा।
दोनों अलग बॉडी, जेट अलग है, प्लेट अलग है। एक्शन रिएक्शन हमेशा अलग अलग बॉडी पे काम, यही बॉडी पे नहीं। अब ठीक सर, आप एक बात बताइए, इसका मतलब कि जो आपका जेट वाला फोर्स है और प्लेट वाला फोर्स है, फोर्स ऑन प्लेट और फोर्स ऑन जेट, सॉरी, फोर्स ऑन प्लेट एंड फोर्स ऑन जेट, इन दोनों में क्या संबंध होगा? आप देख रहे हो कि ये दोनों एक्शन रिएक्शन है। एक्शन रिएक्शन में क्या होगा? इक्वल एंड अपोजिट। तो अगर आपको प्लेट पे लगने वाला बल चाहिए तो आप क्या करोगे? जेट पे लगने वाले बल को माइनस कर दीजिए। देखा आपने, पहले जेट पे लगने वाला फोर्स निकाल, अब प्लेट पे लगने वाला आ जाएगा। तो आप पाएंगे फोर्स ऑन प्लेट क्या होगा। इसका मान क्या आपको पता है? बल लिखा हुआ, माइनस चिन्ह को अंदर ले जाइए। जब माइनस चिन्ह को अंदर ले जाएंगे तो आप क्या पाएंगे? ये जो चिन्ह है फाइनल माइनस इनिशियल और जो क्रम है फाइनल माइनस इनिशियल का, ये बदल जाएगा। मास फ्लो रेट हो जाएगा V इनिशियल माइनस यहाँ V फाइनल हो जाएगा। तो अब आपके पास दो विकल्प हैं। जब भी आपको प्लेट पर लगने वाला बल जो डिजायरेबल है हमारे लिए, जो हमको चाहिए, उसे निकालना हो, तो एक तरीका है कि ये पूरा काम करें। पहले न्यूटन का सेकंड लॉ लगाएं जेट के लिए, जेट पर जो बल आ जाए का रिएक्शन निकाल लें, वो प्लेट पर लगने वाला बल आ जाएगा, और फिर ये पूरा एक समझदारी वाला काम करें। डायरेक्ट आप कि जब भी आपको प्लेट पर लगने वाला बल निकालना होगा, आप यहाँ क्या कर देंगे? इनिशियल माइनस फाइनल है। जब भी हमें प्लेट पर लगने वाला बल निकालना होगा तो क्या कर देंगे? माइनस फाइनल। क्या बहुत महत्व, बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, इनिशियल माइनस फाइनल क्यों कर रहे हैं। आपने देखा मैंने आपके सामने कैसे कैसे जरूरी थी हमारी जेट पे पहले बल निकाल, जेट का संवेग चेंज, और उसकी मतलब क्या निकाल लिया? प्लेट पे लगने। आज से हम क्या करेंगे? जब भी हमें इम्पैक्ट ऑफ प्लेट वाला सवाल सॉल्व करना होगा, जब भी हमें प्लेट पर बल निकालना होगा, हमने समझ लिया है हमें क्या करना है? मास फ्लो रेट एंड अंदर क्या रहेगा? इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल माइनस फाइनल, इतना याद रखिए। मान लीजिए कभी आपको जेट पे बल निकालना हो जाए, जेट पर, जेट वाला तो आप जानते हो फाइनल माइनस फाइनल माइनस। तो हमने यहाँ पे क्या किया? फार्मूला डेवलप किया, और जो मैंने यहाँ किया है ना वही यहाँ लिखा भी, देखिए ना, फोर्स एक्सर्टेड ऑन द जेट, ये देखिए फाइनल माइनस इनिशियल, फोर्स एक्सर्टेड ऑन द प्लेट, देखिए इनिशियल माइनस फाइनल। एक्शन रिएक्शन है, यहाँ माइनस चिन्ह लगा, आप समझ पा रहे हो। तो अपनी पढ़ाई को आसान बनाने के लिए इतना हमने पढ़ा है, तो अगर मैं समराइज करूँ, सिंपली हमें प्लेट पर बल निकालना है तो मास फ्लो रेट वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी। बात और ध्यान रखिएगा, ये मास फ्लो रेट कौन सा है? ये मास फ्लो रेट कौन सा है? जो नोजल से निकला है कि जो प्लेट पर टकराया है? आप कहोगे क्या सर ये दोनों अलग अलग होते हैं? अगर प्लेट मूविंग है, मूवेबल है, चलायमान है, तब इन दोनों में अंतर होता है। नोजल से निकलने वाला मास प्लेट अलग होता है और प्लेट पर टकराने वाला अलग। और अगर प्लेट फिक्स है, प्लेट मूविंग नहीं है, प्लेट स्टेशनरी है, जो नोजल से निकला है वही प्लेट पर। लेकिन हमें याद रखना है कि यहाँ मास फ्लो रेट कौन सा है? स्ट्राइकिंग, टकराने वाला, स्ट्राइकिंग मास फ्लो रेट, ठीक है। ये बारीकियाँ हैं और उसमें कुछ खास बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम क्या बात करेंगे? इम्पैक्ट ऑफ जेट निकालेंगे, फोर्स निकालेंगे, किस पर? फ्लैट प्लेट। फ्लैट प्लेट पे निकालेंगे, देखिए ना प्लेट फ्लैट है, ये है फ्लैट प्लेट, फ्लैट प्लेट। कर्व प्लेट नहीं लिया अभी, कर्व प्लेट बाद में लेंगे, देखिएगा, ठीक है। और प्लेट को हमने क्या माना है? स्टेशनरी, स्थिर, रुकी हुई। ये प्लेट क्या है? फिक्स है, मूवेबल नहीं है। प्लेट मतलब धारा टकराएगी, प्लेट पे बल लगेगा पर प्लेट आगे नहीं बढ़ेगी। यहाँ पे प्लेट क्या है? स्टेशनरी है, आगे नहीं बढ़ेगी। फ्लैट प्लेट, फ्लैट प्लेट, स्टेशनरी प्लेट, स्टेशनरी। लेकिन पहले केस में मैंने क्या लिया? फ्लैट और स्टेशनरी के साथ साथ जो धारा है जब प्लेट पर टकराए क्या हो? तब प्लेट
धारा के नॉर्मल है। रेट क्या है? नॉर्मल टू द जेट। दूसरे केस में क्या है? रेट जो है धारा के नॉर्मल नहीं है बल्कि एक एंगल पे इंक्लाइंड है। रेट का सरफेस है, धारा की डायरेक्शन है और इनके बीच एंगल कितना है? क्या क्या लिखा? प्लेट इंक्लाइंड एट। सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो? एक बार नॉर्मल रख रहे हो, एक बार इंक्लाइंड रख रहे हो। मैंने आपको बताया था हाई ग्रेड एनर्जी का दूसरे हाई ग्रेड में कंप्लीट कन्वर्जन। आप देखिएगा कैसे कैसे हमारी इफिशिएंसी मिलती है। कभी इफिशिएंसी हमको 30% मिले, कभी उससे भी कम मिले, कभी 50% मिलेगी, कभी 100% मिलेगी। जिसमें हमको एनर्जी ज़्यादा मिलेगी, सॉरी इफिशिएंसी ज़्यादा मिलेगी, वो हमारे लिए ज़्यादा यूज़फुल होगा। देखेंगे ना कैसे कैसे कौन कौन सा यूज़फुल, कब हमें इफिशिएंसी कम मिलती है, कब ज़्यादा मिलती है, देखेंगे। तो पहला ये केस है। अब इस पे हमने फार्मूला पढ़ ही रखा है। अब अगर आप इस पे फोर्स निकालें, ये फोर्स जो इस पे लग रहा है, किस पे? इस प्लेट पर, किसके द्वारा? इस जेट के द्वारा। इस केस में जो फोर्स का मान आएगा, फोर्स का जो मान आएगा वो आएगा रो, यहाँ वी क्या है? इस वेलोसिटी धारा की। सर आप डेवलप करेंगे फार्मूला? अभी डेवलप कर। और इस केस के लिए फार्मूला होगा रो ए टी साइन। ये फार्मूला आपको याद भी करना है, पर हम अभी आपके सामने ये फार्मूला क्या करें? टाइप करें। शुरू करते हैं हम लोग। मैंने पहले आपको बताया कि हम लोग क्या करेंगे? इम्पैक्ट ऑफ जेट निकालेंगे फ्लैट स्टेट पर, लेकिन पहले प्लेट नॉर्मल रखेंगे, स्टैंड रखेंगे।